नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं अश्वथन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। खबर तो देखिए दुनिया भर में एक ही छाई हुई है और वो है राम मंदिर में चंदा चोरी और उसके बाद उस पर जो एक्शन हो रहा है और पुलिस जो अब कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं और राम के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर जोरदार प्रहार जारी है। पहले पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। अब आज सुबह से गिरफ्तार आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड लगातार जारी है। लेकिन कहानी हम यहां से शुरू नहीं करेंगे, कहानी यहां से शुरू करेंगे कि चंपत राय जी और बाकी लोगों के जो इस्तीफे हो रहे हैं या अभी इस्तीफे हुए हैं, इस्तीफे दिए गए, इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, तो ये इस्तीफे कब मंजूर होंगे, इसकी क्या कोई प्रोटोकॉल कह लीजिए या कोई प्रक्रिया है उसके तहत गुजरना है, बस केवल एक वो औपचारिकता बाकी है या अभी इसमें कोई खेल बाकी है? क्या किन्हीं शर्तों के साथ चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, सवाल ये भी है। और क्या वो कोई शर्त रखने की पोजीशन में इस वक्त है? कल क्या हुआ, चंपत राय जी ने और अनिल मिश्रा जी ने दोनों ने इस्तीफा दे दिया और इसकी चिट्ठी जारी की कोषाध्यक्ष जी ने। अब कोषाध्यक्ष जी की जो चिट्ठी है उसी को आप पढ़ लीजिए, तो वहीं से मेरे मन में तो सर ये सवाल आया, मैं वैसे थोड़ा मासूम भी हूं कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। तो फैसला तो नहीं हुआ ना, अभी फैसला तो आगे होगा, अगली बैठक में होगा। अब अगली बैठक में इस्तीफा क्या मांग लिया जाएगा, मतलब इस्तीफा हो गया मतलब स्वीकार कर लिया जाएगा, और ये इस्तीफा दिल से आया है ये मांगा गया है, किसी से कहलवा के से दिलवाया गया है, ये सारी बातें जो है पहले इस पर बात कर लेते हैं। फिर ये जो आप अभी ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं, ये जहां पर जांच जहां पर हो रही है और रेड हो रही है, उसकी बात हम लोग अभी करेंगे। और अक्सर हम लोग मजाक में एक बात इस प्रोग्राम में कहा करते हैं कि देखिए हमारे साथ आरएसएस पर एक लेखक है, हमारे साथ एक स्वयंसेवक है, बल्कि 2 स्वयंसेवक हैं और एक समीक्षक है, हालांकि वो भी जुड़े ही हुए हैं। तो अब सभी लोग बताएं कि ये काम पीछे इसकी कहानी क्या है, ये इस्तीफा कैसे हो रहा है और ये स्वीकार होगा या नहीं होगा। समीर जी से शुरुआत करते हैं। देखिए इस्तीफा तो स्वीकार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और वो स्वीकार होगा, और मामला जहां तक पहुंच गया है वहां से उनके बचने की किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है। बस मामला ये है कि अब उनकी विदाई कैसे होगी। विदाई के बाद मीटिंग में जो कहा जा रहा है 11 जुलाई को बैठक है, उस बैठक के अंदर फैसला हो जाएगा इस्तीफा, मतलब। लेकिन ये मुझे लगता है कि जब कल उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये भी सुनिश्चित करना था कि 11 जुलाई तक वो राम मंदिर परिसर में अनिल मिश्रा और चंपत राय नहीं रहेंगे। अब इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, कार्यवाहक की जिम्मेदारी अभी उनके पास है। क्या उनको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है, तमाम जिम्मेदारी से? क्या उन्हें ये कह दिया गया है कि ठीक है 11 तारीख को बैठक होगी, तब तक आप राम मंदिर परिसर में नहीं रहेंगे, आप राम मंदिर परिसर छोड़िए? चंपत राय और अनिल मिश्रा भी राम मंदिर परिसर में ही हैं, 11 जुलाई तक वो रहने वाले हैं वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से इस्तीफा होना, और यह कहा जा रहा है उसके पीछे की कहानी कि चंपत राय अनिल मिश्रा ने 3 घंटे बैठक की इस्तीफा देने के पहले, दोनों ने मिलकर दोनों ने तय किया कि इस्तीफा देना है, किस तरीके से देना है, इस्तीफे की हमारी शर्तें क्या होंगी, और उसके ऊपर तमाम उनकी बड़े विश्व हिंदू परिषद के संघ के बड़े पदाधिकारियों से, नेताओं से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देना तय किया, लेकिन शर्तों के साथ इस्तीफा हुआ है। स्वेच्छा से इस्तीफा अगर चंपत राय देते, मतलब इस्तीफा देने से पहले शर्तें मान ली गई, निश्चित मान ली गई है। उसमें सबसे बड़ी शर्त है कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, और ये कहा जा रहा है कि चंपत राय की फिर से नियुक्ति होगी। क्या उन्हें दिल्ली संघ मुख्यालय में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या उन्हें किसी और संस्था, अनुशासित संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी? सबसे बड़ी बात है वो नहीं रहेंगे, अयोध्या में नहीं रहेंगे, लेकिन वो गिरफ्तार भी नहीं होंगे, उन पर एफआईआर भी नहीं होगी, और उनको क्लीन चिट दी जाएगी। इस्तीफे का सबसे बड़ा उनका जो था शर्त, और मुझे लग रहा है वो स्वीकार कर ली गई है। चंपत राय पे एफआईआर नहीं होगी और न वो गिरफ्तार होंगे। 2 बातें आप कह रहे हैं, पहले कि इस्तीफा दे दिया गया है, स्वीकार भी हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन सशर्त। ठीक, अब समीर जी की खबरों से असहमत हम लोग नहीं होते, वैसे फिर भी कोई होना चाहे तो। नहीं, देखिए समीर जी अपनी जो कहें कि उनकी खबर है और अपना उनका जो विश्लेषण है वो बता रहे हैं, लेकिन बिना किसी किंतु परंतु में, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संघ के शीर्ष नेतृत्व ने बिना किसी किंतु परंतु को चंपत राय और अनिल मिश्रा को त्यागपत्र देने का निर्देश दिया था। ठीक,
किसी तरह की कोई शर्त लगाने की स्थिति में ऐसे मामलों में न कोई होता है, न इस मामले में कोई है। संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन में बरसों बरस जुड़े रहे। चंपत राय जी की, जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो निजी निष्ठा है और जो उनका व्यक्तिगत चरित्र है, उस पर कोई दाग, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहे हैं। तो हम अचानक उन्हें अपराधी की तरह खड़ा करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। और संघ में ऐसा भी नहीं होता है कि किसी काम में कोई है, इतना बड़ा समाज का काम कर रहे होते हैं, कई बार लापरवाही हो जाती, कई बार अनदेखी हो जाती, कई बार जिसको कहते हैं कि हम लगता है कि अच्छा हम पकड़ लेंगे, ठीक कर लेंगे, हम अपने आप हम ठीक कर लेंगे, वो भी भाव आता है प्रचारक के मन में। वो सब होते हुए ये कह देना कि उनको एकदम से खारिज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन कोई शर्त है, कोई कुछ कहा गया है, ऐसा कतई नहीं। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राम से बड़ा कोई नहीं है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, वैचारिक अधिष्ठान पर चोट पहुंची है, उनको पता है कि इसके क्या निहितार्थ निकलने वाले हैं। इसलिए पहले दिन से संघ का शीर्ष नेतृत्व और आलोक कुमार जी ने जो कहा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, उसको आप मोहन जी और दत्ता जी के बयान के तौर पर देख सकते हैं। मैं इसको यूं कह रहा हूं। तो उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात? उन्होंने यही कहा दोषियों को जेल हो? नहीं, उन्होंने इतना तक नहीं कहा था। उन्होंने कहा था एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई। हम लोग कई चीजें अपनी सुविधा के लिहाज से ऐसे कह रहे हैं, अब आप पीछे की बात बता रहे हैं। बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे कि कब आया बयान? बयान तब आया जब एफआईआर नहीं हुई थी। कितने दिन पहले? फिर भी अंदाजन हफ्ता दिन, मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले। मेरे ख्याल से उतना भी समय नहीं था। और मामला कब से चल रहा है? हरिद्वार बैठक के बाद। हाँ, उसी मामला कब से चल रहा है? नहीं, मामला तो 15 के बाद मेरे ख्याल चल रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस मसले पर कई चीजें ऐसे लगता है कि जिसको हैंडलिंग जैसे होनी थी नहीं। हम लोग खुद कह रहे हैं कि एफआईआर पहले होनी चाहिए थी, न्यास से उनको पहले त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन संघ ने पहले दिन से स्पष्टता रखी। और फिर मैं कह रहा हूं, बिना किसी शर्त के, शर्त रखने की स्थिति में ऐसे मामलों में न कोई होता है और न उसे स्वीकार किया जाएगा। देखिए, एक तो मैं क्योंकि इस खबर से थोड़ा लेट जुड़ा, छुट्टी पे था, एक बात जो मैंने महसूस की वो ये कि देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, करोड़ों भक्तों को ठेस पहुंची है, ये तो पहली ही बात है। इसके अलावा क्या, मैंने तो कांग्रेस ही का बयान सुना और कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं, वो उनकी मैंने बात सुनी और मैं उनसे पहली बार सहमत हुआ हूं इस विषय पर, राम मंदिर वाले विषय पे। उन्होंने कहा राम मंदिर सीधा सीधा आरएसएस का और वीएचपी का प्रोजेक्ट है, इसमें किसी को कोई शक है? वो राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं कर रहे थे, राम मंदिर की बात। नहीं सर, शक है सर। आप बता दीजिए, फिर हम उस पर बात करते हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? संघ की लीडरशिप है, संघ ने उस जिम्मेदारी को निभाया जब देश में हर कोई आक्रांता बाबर के साथ खड़ा था, जब नेताओं के घर परिवार के लोग वहां तैयार नहीं थे कि राम का मंदिर भी बने, तो संघ वहां खड़ा हुआ। लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं कि कोई निजी प्रॉपर्टी है संघ की। मैंने सुने ना, इसलिए आप जल्दी रिएक्ट कर गए। प्रोजेक्ट से मेरा केवल मतलब राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर का फैसला जब अदालत से आ गया उसके बाद की प्रक्रिया, पहले की नहीं, बाद की। जब मंदिर बनना शुरू हुआ तब इसमें ये संघ से सीधा जुड़ा है, ये वीएचपी से सीधा जुड़ा है। तो राम जी के भक्तों के साथ धोखे के अलावा ये आरएसएस और वीएचपी की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल नहीं है? और क्या उसको बचाने के लिए जो कार्रवाई जितनी जल्दी, जितनी बड़ी होनी चाहिए थी, क्या वो हुई? हम अभी भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 11 जुलाई की बैठक में इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है सर? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। एक तो ये कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में संघ की भूमिका या उनका प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ट्रस्ट का यदि स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 7 जुलाई की बैठक। ट्रस्ट का स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो सारा राम मंदिर हाँ, तो उसमें कोई शक है नहीं। जिन लोगों को शक हो उनको ट्रस्ट का स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए कि कौन कौन लोग उसमें हैं। दूसरी बात, चंपत राय जी का इस्तीफा तो होगा ही, अब इसके लिए कोई गुंजाइश वहां पर बची नहीं है। लेकिन संघ की चुप्पी, इसको चुप्पी कहिए, और चंपत राय जैसे हार्ड नट साबित हुए हैं संघ नेतृत्व के लिए, वो ये दिखा रहा है कि 15 दिन तो लग गए संघ को ये मनाने में अपेक्षा और आदेश के बीच में। या तो वो पहले आंक रहे थे कि भाई इसका नुकसान कुछ होगा कि नहीं होगा, या मामला खत्म हो जाएगा, या ये था कि वो चंपत राय जी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं हुए। तब आकर 15 दिन बाद ये हुआ, और ये तो आपात बैठक बुलाई जा सकती है ट्रस्ट की कि भाई ये इस्तीफा आज के आज स्वीकार किया जाएगा। ट्रस्ट के 90% लोग, मेरे ख्याल से 100% भी हो, लेकिन 90% लोग तो अयोध्या में ही रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो वो आपात बैठक बुलाकर क्यों नहीं इस्तीफा स्वीकार किया गया है? क्या किया जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? और ये कार्रवाई तो उन लोगों पर हो रही है जो लोग सीधे संघ के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि कौन बड़ी मछली छोटी मछली पर कुछ चर्चा हो रही थी, मैं कह रहा हूं कि संघ से जो लोग सीधे जुड़े हुए हैं उनमें से एक का भी नाम इस कार्रवाई में नहीं है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आस्था और ये सब बातें हम लोग करते हैं, ये तो ठीक बात है कि आस्था का आहत हुई है करोड़ों लोगों की, लेकिन ये मामला तो आपराधिक है। आप अपराध पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? बिल्कुल क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुई जो लोग जिन पर शक किया जा रहा है? क्यों नहीं जो एसआईटी में जो नाम लिए जाते थे उन पर नाम पर आगे की कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों नहीं पुलिस रिमांड लिया गया जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं उनके साथ ये जो पैसा लिया गया और पैसा दिया गया, ये साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश का मामला नहीं है? ये अपराध पर भी चर्चा कीजिए। ये आहत होने वाली, आस्था से आहत होने से हम अपराध को कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ये कानून व्यवस्था का मसला है, दंड व्यवस्था का मसला है। कोषाध्यक्ष जी की चिट्ठी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये लोग इस बात से निश्चिंत रहें कि वो चांदी की सिल्लियां या और कोई आभूषण अगर जो कोई दिए गए थे सोने के, चांदी के, हीरे के, व्हाटएवर, तो वो सब सुरक्षित है, उनको कुछ नहीं। वो थोड़ा बहुत वो जो है उसको आश्वस्त करने में ठीक है, वो लगे हुए अच्छी बात है, उनको आश्वस्त करना। एक अपडेट सर ये कार्रवाई कभी दे देता हूं क्योंकि आज काफी एक्शन चल रहा है। तो पुलिस जो है वो चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, उसके भतीजे मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, इन सबके घर गई है। सबके घर वालों से भी पूछताछ हो रही है। अगर पैसा लूटा है, बटा है, तो घर में भी गया होगा। पुलिस जब टिन्नू यादव के घर पहुंची तो घर के दरवाजे पर कुंडी मिली उनको। बाद में टिन्नू की पत्नी वहां पर पहुंची, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है। पुलिस टिन्नू के घर से थोड़ी दूरी पर भतीजे आरोपी मनीष यादव के घर भी गई तो वहां भी ताला लगा हुआ था। तीसरे आरोपी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव के घर भी ताला मिला। अनुकल्प मिश्रा के घर पर लोग मौजूद थे, उनसे पूछताछ चल रही है। और जो अगर इसी पैसे की बंदरबांट से 10 संपत्तियां खरीदी गई हैं तो उन सब के दस्तावेज वगैरह निकाले जा रहे हैं और फिर बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह भी खरीदी जा रही हैं। एक बार अखिलेश जी को सुन लेते हैं, वो उस पर रोजाना बोल रहे हैं, कल भी उन्होंने काफी बातें कही थी, एक बार देख लेते हैं। ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। सर कार्रवाई तो खैर हो ही रही है। पहले तो कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं आप? इस्तीफे पे तो फिर आता हूँ। देखिए, पहले तो अभी कहा गया कि भाई राम मंदिर जो है वो पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का प्रोजेक्ट है और उनके सदस्यों को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए। तो वैष्णो देवी क्या श्राइन बोर्ड में जो जुड़े हुए लोग थे वो नेहरू जी का प्रोजेक्ट था या नेहरू जी ने पैदा किया था? वहाँ पे जितने भी श्राइन बोर्ड के मेंबर्स थे वो कौन हुआ करते थे? कांग्रेस ही तो हुआ करते थे। तो वो उनका प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। हम ऐसी बातें करना बंद करें। ये सही है कि राम अयोध्या का जो मंदिर का, उसको किसने ये किया? जमीन तक उतारा किसने? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने, सभी लोगों ने उठाया। तो स्वाभाविक है कि उससे जुड़े हुए लोग, उस ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग, या साधु हो या महात्मा हो, क्या रामालय ट्रस्ट को ला करके छोड़ दिया जाता? या नरसिंह राव के चेले चपाटों को ला करके वहां छोड़ दिया जाता? या सोनिया गांधी के चेले चपाटों को वहां ला करके छोड़ दिया जाता? जो उस जिनकी न श्रद्धा थी, जो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स लेकर के कहते हैं कि नहीं, ये बाबरी मस्जिद यहीं खड़ी रहेगी, क्या उनके चंपुओं को वहां छोड़ दिया जाता ला करके कि ट्रस्ट को मैनेज करो? नहीं। कौन कह रहा है? नहीं। कौन कह रहा है? नहीं, सवाल यह है कि जब आप ये बात करते हैं कि किन लोगों को स्ट्रक्चर देखिए, उसमें दोष नहीं निकाल रहे। हम कह रहे हैं कि अगर वही लोग थे, दूसरी बात, निर्माण से लेकर के मैनेजमेंट में अगर वही लोग हैं तो क्या उनकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है? सर, इसमें असहमत होने वाली कौन सी बात है? इससे तो असहमत हुआ, कार्रवाई हो ही रही है, उनके ऊपर तो सवाल खड़ा ही। अब आप नाराज हो गए? मैं तो इसलिए नहीं, नाराज नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जब आपका जो लोग उससे जुड़े होते हैं, सत्ता से जो लोग, वो ठीक है आपकी बात, उन्हीं के लोग होते हैं वहां पे भाई। वो ठीक है। वैष्णो देवी श्राइन में कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहां पर रख करके और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को नहीं रख दिया गया था उस समय। और जाकर के यदि आप साउथ में मंदिरों में चले जाइए तो वहां पर कौन होगा? किसी ने पूछा है क्या
अरे भाई कि तमिलनाडु के 20,000 मंदिरों में किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? जरा पूछे जो तो राम सही। को नहीं मानते हैं, जो हिंदू को नहीं मानते, अरे जो नहीं, सनातन को नहीं उसमें मानते। चर्च के लोग भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग भी शामिल हैं, उनका रिजर्वेशन सिस्टम वहां पर लागू किया गया है। मुद्दे पर बात आती है कि ये ठीक है कि राम मंदिर मूवमेंट से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल रहे हैं। अब जब वो पकड़े गए हैं तो सीधा लग रहा है कि जैसे चंपत राय तो अकेले वहां पर हों, वही अकेले जो हैं वो कल्प्रिट हो गए हों। भाई वहां पर जिलाधिकारी क्या कर रहा था? जिलाधिकारी नहीं है, गजब बैंक का बैंक, नहीं बचाने में वो पदेन सदस्य है, जिलाधिकारी सर पदेन सदस्य 24 घंटे चंपत राय वहां पर रहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। चढ़ावा की व्यवस्था नहीं, उनके नहीं, पास सुन है। लीजिए मेरी नहा बात। धो के सुबह 10 बजे पहुंच जाते, धोती कुर्ता पहन के, रात तो 10 बजे तक रहते हैं। महामंत्री बनाया किसने था? जिलाधीश कलेक्टर के पास पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी है, आप अपनी चंपत बात राय कर के पास लीजिए। पूरा अयोध्या की जिम्मेदारी है। आप अपनी एक बात राम कर मंदिर की जिम्मेदारी चंपत राय ठीक से संभाल नहीं सके। शर्म आना चाहिए चंपत राय को। अच्छा, पहले मेरी बात मुझे खत्म कर लेने दीजिए, उसका आपको जो शर्म आना चाहिए, जो बोलना है वो आप बोल लीजिएगा। वही है सर। महत्वपूर्ण बात यह है, जिला 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है। 3 महीने में हर ट्रस्ट की बैठक होती है, यह मैंडेटरी होता है। क्या जिलाधिकारी को पता नहीं था? क्या उत्तर प्रदेश प्रशासन को नहीं पता था? उत्तर प्रदेश प्रशासन का एलयू नहीं होता वहां पर? इंटेलिजेंस विभाग नहीं है उसके पास? यूपी सरकार का क्या लेना देना इससे? सर एक सेकंड, मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, प्लीज प्लीज। यूपी सरकार का क्या लेना देना इस सर मामले एक से? सेकंड, आप जांच पे जा रहे हैं सर। मैंने तो शुरुआत की कि नैतिकता और प्रतिष्ठा किसकी है इसमें? मैंने तो सिर्फ इतना कहा, और बिल्कुल मैं ये कह रहे हैं उससे असहमत हुई नहीं। आप एक हफ्ते के बाद आप तय करेंगे कि हम इस्तीफा लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, वो तो ट्रस्ट की, मुझे नहीं मालूम है कि ट्रस्ट की प्रक्रिया में क्या है कि पूरे ट्रस्ट की मीटिंग में ये निर्णय होता है। अच्छा, मुझे यही जानकारी है कि जो ट्रस्ट को यदि किसी ने इस्तीफा भी दिया है तो वो ट्रस्ट की सामूहिक मीटिंग में ही ये तय होता है। चलिए ठीक है, मुझे जहां तक जानकारी है इस्तीफा होना चाहिए और होगा, इस बात बिल्कुल, ठीक है। इस बात से मैं सहमत हो गया है। आप फिर मतलब चिट्ठी, मतलब जो चिट्ठी पड़ी वो बताइए। अरे भाई चिट्ठी में त्यागपत्र मिल गया है ना? मिला है, और अगर अब उसके बाद स्वीकार नहीं हुआ है, अगर उसके बाद जिस दिन त्यागपत्र नहीं होगा तो हम लोग इसी जगह पर वैसे ही आलोचना करेंगे जो कल से पहले। एक बयान आपको सुनाता हूं, इससे जुड़ी, इस खबर से जुड़ा हुआ बयान नहीं है, लेकिन हाँ संघ से जुड़ा हुआ बयान है, और संघ से जुड़े हुए बहुत पुराने व्यक्ति ने बयान दिया, और पार्टी के अंदर बड़ी अहमियत भी बढ़िया रखती। बयान। इनके बयान कुछ दिन सुनिए आप जरा। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, कैलाश विजयवर्गीय। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा आजकल होड़ लगी हुई है हर किसी में ये साबित करने में कि साहब हम भी संघ के हैं, हम भी संघ के हैं। मेरे पिताजी शाखा जाते थे। कहने एक ने कहा कि भाई मेरे पिताजी तो शाखा के अध्यक्ष थे, अब शाखा में कौन सा अध्यक्ष होता है? तो उन्होंने फिर अंत में कहा कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई, संगठन हमारा बहुत बड़ा हो गया। हर आदमी कहता है देखिए मैंने चौड़े पट्टे वाली बेल्ट पहनी है और गड्डी भी पहनी है, ये वो कह रहे हैं। हाँ, मैं तो 55 से ही हूं, लेकिन अच्छे लोग कम पढ़ते जा रहे हैं। कोई सोच सकता है इस बात को? हमारी संख्या बढ़ गई, भीड़ बन गई, हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए, बहुत भीड़ हो गई। हम सरकार में जो भी अधिकारी आता, सर मैं शाजापुर में था सर, तो माखन सिंह जी शाखा लगाते थे, वहां जाता था। अरे भाई अभी तुम जाते हो, हमारी सरकार में भी उसके पहले कोई बताया कि तुमने? हर अधिकारी के मन में कुछ न कुछ तो बताता है, रहता है कि मैं अपना कमर दिखाऊंगा, देखो तो मेरे भी पट्टी, मेरे भी बेल्ट बांधा है, चड्डी पहनी है। हर अधिकारी, हर कर्मचारी सोचता है। सरकार आने के बाद सब संघ के होंगे, हर अधिकारी संघ का होगा। मेरे पिताजी शाखा में जाते थे, एक अधिकारी ने तो मेरे से कहा कि मेरे पिताजी शाखा में अध्यक्ष थे। मैंने उसको क्या बोलूं, अध्यक्ष तो होते ही नहीं। समीक्षक, लेखक, विचारक, स्वयंसेवक, चारों लोग असहमत, इनकी से बात से सहमत है, असहमत है? मैं देखिए, मैं तो इस पर एक कविता लिखा हूं। सर इतना टाइम नहीं है। मैंने वो इतना, टिड्डियों की तरह वो छा गए हैं, बहुत से बाल स्वयंसेवक आ गए हैं। अच्छा, समय के नब्ज के माहिर खिलाड़ी, बदलते चाल के अद्भुत जुआरी, विचारों के नए घुसपैठियाए घर को अंदर अंदर खा गए हैं। तो सच्चाई ये है। तो आपने अंदर अंदर कहा तो मुझे याद आया, बहुत सारे ऐसे, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे पत्रकार, बहुत सारे ऐसे शिक्षक, बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी
जो कल तक रोज पानी भर भर करके कोसते थे और आज संघ के सबसे बड़े करीबी भी बने हुए हैं, बैठे भी हुए हैं। ठीक है। और वो एक अरुण शौरी ने बहुत अच्छा कहा था, बाहर वाले को बड़ा ज्यादा इज्जत प्रतिष्ठा दी जाती है, आप तो पहले से स्वयंसेवक हो, आपको कौन पूछता है। तो ये बात पे बहुत सच्चाई है कि ये हमको जितना फिल्टर करना चाहिए था हमने नहीं किया। ठीक है सर, ओके ओके नहीं, एक तो लाइटर नोट पे वो बाल स्वयं सेवक तक पहुंचे। अब जो नया पिछले 12 सालों में है वो बाल से आगे पहुंच गया है। बाल स्वयं सेवक तो यानी जब जन्म लेता है बचपन से शाखा जाने लगे, उससे आगे है अभिमन्यु स्वयं सेवक पैदा हो गए हैं। यानी जो वो कहते हैं कि हम तो माँ के पेट में थे तभी से संघ के विचार, संघ की शिक्षा, संघ का व्यवहार, वो सब हम कहानियां सुनते थे कि संघ में हमारे घर में नाना जी आते थे और पिताजी माताजी से बात करते थे, या हम गुरुजी की कहानी, मतलब इस तरह के भी स्वयंसेवक हो गए हैं। तो वो मसला है। लेकिन इसका दूसरा एक पक्ष है और उसे कैलाश जी को भी जरा सुन लेना चाहिए अगर सुन रहे हो कहानी कुर्सी की। तो स्वयंसेवक तो व्यवहार से तय होता है। नए वाले कैसे हो गए तो अपनी जगह है, पुराने वाले अपने व्यवहार ठीक रखेंगे तो नए वालों के ऊपर दबाव बनेगा, पुराने वाले बढ़िया से रहेंगे तो नए वालों को कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आप ऐसे तो नहीं कह सकते नया जो आया वो गड़बड़ हो गया, हमारा अपना व्यवहार ठीक है क्या स्वयंसेवक के तौर पर अगर ये कह रहे हैं तो। और मैं फिर कह रहा हूं किसी भी समय में किसी भी कालखंड में सत्ता के इर्द गिर्द इस तरह का जमावड़ा बड़ी सामान्य सी घटना होता ही है, बहुत सामान्य होता है। बाढ़ का पानी है ये बाढ़ का पानी। लेकिन क्या उसमें जो लोग सचमुच देश के लिए, हिंदू एकता के लिए या त्याग तपस्या के साथ काम कर रहे थे, वो अपने उस पे जो जिसको कहते हैं कि उस धुरी पर कायम है क्या? अगर वो कायम है तो जो आसपास घूम रहे थे कुछ दिन में लड़खड़ा के एक खबर और पड़ी सर, मैंने बता करके आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि राम मंदिर प्रकरण वाला जो सब कुछ चल रहा है, तो शायद इससे सबक ही लेते हुए देश के सबसे अमीर मंदिर नहीं कहना चाहिए, खराब लगता है, जहां सबसे ज्यादा एक लाइन बोल दूं, गिराकर घर बनाया जा रहा है, पीतल को सोना बताया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था जहां भारत में सबसे ज्यादा लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो वहां का जो ट्रस्ट है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, तो उन्होंने अपने ये चढ़ावा, इसका रखरखाव, गिनती, सबके सिस्टम में बदलाव करने का फैसला कर लिया है। तिरुपति मंदिर का संचालन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था, उनसे संपर्क किया है और ट्रस्ट ने ICAI को तिरुपति मंदिर के अकाउंट्स और ऑडिट सिस्टम में पूरी तरह बदलाव करने को कह दिया है। अब ICAI को मंदिर की तरफ से 100 दिनों में का वक्त दिया गया है और ICAI का कहना है कि उसने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया। अब वो अकाउंटिंग से लेकर के कैसे कहां पैसा जाएगा, ऑडिट कैसे होगा, ये अब अगर ये राम मंदिर प्रकरण का साइड इफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, एक लाइन बोल दूं, ऑडिट तो तिरुपति संस्था वाले करवा लेंगे सीए से, लेकिन लड्डू में घी देसी है कि मिलावटी वो थोड़ी सीए बता पाएगा। वो तो आस्था का ना कि जो लोग जुड़े वो कैसे इसके अंदर कर रहे हैं, वो भी व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। बस ब्रेक। देखिए विषय ऐसा है कि इस पर आलोचना और कटु से कटु प्रहार बड़ा जरूरी है, लेकिन यह भी सच है कि जो हुआ था उस वक्त तो सरकारी, तिरुपति तिरुमला TTDC तो सरकारी है ना, सरकारी में वो हुआ और वो पकड़ा भी गया और उसकी जांच, ये बात भी अच्छी है, जो अगर कोई सबक ले रहा है तो ये भी बेहतर बात है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने मैंने कहा कि जितने भी बड़े मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जैसे तिरुपति वाला भी है, काशी विश्वनाथ में भी है, उज्जैन में महाकाल भी है, उन सब लोगों को भी इससे जो सबक लिया जा सकता है, मैं उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, लेकिन उसमें जो सुधार किया जा सकता है वो सुधार कर लेना चाहिए। हमेशा ही खड्डे में गिरकर गलती करके उसको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो कैलाश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है कि भाई पुराने नए लोग आ रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। इसमें दो बातें, एक तो ये कि अयोध्या के जो अभी का मसला है उसमें कोई नया बाल सेवक, अभिमन्यु सेवक, कार्य सेवक नहीं। राम मंदिर में चोरी के मामले में एक्शन और चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा, इस पर लंबी और बड़ी गर्मा गर्म बहस भी हो गई। हमने फिर आपको एक दो अपडेट और भी दिए थे। हमने आपको तिरुपति मंदिर में कैसे अब बदलाव किए जा रहे हैं इस घटना के बाद अकाउंटिंग सिस्टम में, ताकि चढ़ावे में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, वो खबर दी। और कैलाश विजयवर्गीय जी का जो कि बीजेपी के पुराने नेता है, उन्होंने एक आरोप किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो हैं आजकल होड़ लग गई हर किसी के साबित करने में कि मैं भी संघी, और मैं तो इतना पुराना संघी और मैं तो उतना पुराना संघी। पहले कहाँ थे लोग, हमारे पास लोग बहुत हो गए, अच्छे लोग कम हैं।
ये उनका कैलाश विजयवर्गीय का बयान। इस पर बात चल रही थी। मैं फिर आपको यूपी की खबरों पर लेकर के जाऊंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में अगर बीजेपी जीत गई तो अंतिम बार वोट डाला होगा तुम सभी लोगों ने, ये समझ लेना। यूपी के लोगों के लिए क्यों कहा, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले विजय जी का कमेंट कैलाश जी की बात पर रह गया था, बाकी तो सारे ही सहमत थे। प्रोफेसर साहब ने कविता भी सुना दी कि ठीक ही कह रहे हैं वो। तो सर मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर अच्छे लोग हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, और नए लोग आ रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक तो इसका रेफरेंस आज अयोध्या कांड से नहीं जोड़ सकते। आप यूपी की तस्वीरें ले सकते हैं, इस खबर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूपी की तस्वीरें ले लीजिए। ये जो घटनाक्रम है उसमें कोई नए स्वयंसेवक नहीं आए हैं, पहली बात इसको समझना चाहिए, इसलिए उनका रेफरेंस गलत है टाइमिंग के हिसाब से। दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले तक सभी लोग जो विद्वान लोग हैं, कैलाश जी जैसे लोग, हमारी बात छोड़ी, उधर जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में, पार्टी में, वो कह रहे थे नहीं परिवार को बढ़ाते हैं तो सबको लेना पड़ता है। वो जब अजीत पवार को लिया था तब भी, अशोक चौहान को लिया था तब भी, हिमंता बिस्वा शर्मा को लिया था तब भी, क्या नाम है उनका, ऋतु जी का, उनको लिया, सम्राट चौधरी जी को लिया तब भी। तो ये सारे लोग, परिवार को बढ़ाना होता है तो सब लोगों को लिया जाता है। अब जब साइड इफेक्ट आया तो आपने कहा नहीं ये अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं, इनको देखना। तो ये फिल्टर की छन्नी तो आप ही लेकर बैठे हुए थे। एक मैंने कल एक इतनी गजब खबर पढ़ी सर, यकीन नहीं हुआ पढ़ के। समीर जी वो खबर क्योंकि एमपी की है, एमपी में एक झगड़ा चल रहा है बड़ा मजेदार। आपको मालूम है एक विधायक है कांग्रेस की, हाई कोर्ट में मामला गया हुआ है, कांग्रेस कह रही है ये मेरी विधायक नहीं है और वो कह रही है मैं कांग्रेस की विधायक हूं। भाई उल्टा तो हो सकता है। एक व्यक्ति और विधायक कहे कि मैं, वो महिला है, उन्होंने शायद बीजेपी की तरफ जाकर कोई वोट दे दिया था, सदस्यता रद्द कराने का मामला। वो जीती तो कांग्रेस के टिकट, कांग्रेस से निकाल दिया, तो कांग्रेस के हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, वो कह रही मैं कांग्रेस की विधायक हूं। तो मजा आया इसमें खबर दूंगी। खैर ये बात क्योंकि अदला बदली की चल रही थी तो इसीलिए। अब आपको मैं जरा अखिलेश जी का बयान सुनाता हूं। अखिलेश जी ने, क्योंकि लंबा बयान है, मैं आपको एक क्रक्स दे देता हूं, फिर वो ऑपरेटिव पार्ट सुन लीजिएगा आप। उन्होंने कहा यूपी में इस बार बीजेपी का जीतने का मतलब है आखिरी बार वोट डाला होगा आप लोगों ने। ऐसा क्यों कहा उन्होंने कहा कि ये बीजेपी कहती थी 400 पार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, और हमने आपको बताया कि ये 400 पार क्यों चाहते हैं, ये संविधान को बदलेंगे और संविधान को बदल के ऐसा कुछ कर देंगे कि फिर उसके बाद यही लोग सत्ता में रहेंगे, बाकी सब लोग, हम सब पार्टियां में खत्म हो जाएंगी। उन्होंने कहा ये अब भी वही कर रहे हैं, अभी भी तो ये 2/3 क्यों जोड़ रहे हैं ये, और अभी भी वो वही संविधान वाली बात लोगों के मन में डालना चाहते हैं, वही कार्ड दोबारा चल रहे हैं कि ये आज भी उसी 400 पार के चक्कर में है, आज भी ये संविधान को बदलेंगे और यूपी में बीजेपी को जिता दिया तो फिर दोबारा वोट नहीं डाल पाओगे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होगे आप, भविष्य में चुनाव नहीं होगा। मतलब मैं बस ये नहीं समझ पा रहा कि भविष्य में यूपी के चुनाव जीतने के बाद भविष्य में चुनाव नहीं होगा, ये कनेक्ट कैसे होती है बात। जी त्रिपाठी जी, अखिलेश जी का चेहरा फुल स्क्रीन करिए, समझ में आ जाएगा। कीजिए, वो फुल स्क्रीन कीजिए। विज्ञापन की लाइन है ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, और अखिलेश जी के चेहरे पर जिस तरह की भाव भंगिमा है वो बोलते हुए वो आप देखिए तो उनको ममता जी याद आ रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा बंगाल का इलेक्शन तो देखा, उनको ममता जी याद आ रही हैं। आप तथ्य की बात कर रहे हैं, आप तार्किक बात कर रहे हैं कि भाई एक राज्य के चुनाव से कैसे वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वोट पड़ना न पड़ना तो वैसे तो चुनाव आयोग तय करता है, और अगर कोई वैसी भी बात करे इंदिरा गांधी जैसा कोई तानाशाह भी पैदा हो जाए तो भी दिल्ली में करेगा जो करेगा, तो फिर वो केंद्र की सरकार से करेगा, तो उसमें यूपी का क्या लेना देना विभाग। दरअसल डर उनको ये लग रहा है कि हमारा भी जैसे वो क्या होता है ना, पूरी तरह से तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, एकदम से ऐसी लहर आ जाए, आंधी आ जाए, 303 से भी आगे चला जाए, उनको वो डर लग रहा है। और जब वो कह रहे हैं कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे, तो ये एक तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये सचमुच है। दूसरा, बार बार जब आप एक तरह का झूठ बोलते हैं तो सचमुच कुछ हो जाता है, तब भी कोई नहीं करता, ये दूसरा पहलू है। और तीसरी बात यह है कि अगर अभी आप ध्यान से देखें तो क्या समाजवादी पार्टी के पास सचमुच मुस्लिम यादव के अलावा कोई दिख रहा है? आप सोचिए अखिलेश जी किस मनोदशा में हैं कि मोहन यादव पर आरोप लगते हैं, फिर भाजपा उसका जवाब देती है कि भाई ये तो पहले से ही बड़े काश्तकार थे, जमींदार थे, रियल एस्टेट का काम थे, बचपन से ही कर रहे हैं, ये उज्जैन महानगर पालिका मंत्री, सब बताया उन्होंने। ये भी बताया कि तब ये जमीन नहीं थी, वो जमीन नहीं थी। हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए था विपक्ष के? मोहन जी का इस्तीफा मांगना चाहिए था या जांच की मांग चाहिए। अखिलेश जी ने कहा कि वो तो साजिश है,
केंद्र हटाना चाहता है उनको। क्यों? क्योंकि वो मोहन यादव थे। इसको समझिए। अब अभी उससे आगे अभी ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, हर कोई जानता है कि चंपत जी के विश्वस्त के तौर पर सबसे बड़ा अगर कोई खिलाड़ी था तो टिन्नू यादव, जिसको टिन्नू महाराज भी, विजय जी भी बताए कि टिन्नू महाराज कहते थे। अब टिन्नू महाराज को समाजवादी पार्टी के लोग फिर वो यादव देख लिए। कमाल बात, किसी ने मिश्रा ने देखा, शुक्ला ने देखा, श्रीवास्तव ने देखा या कुछ ने देखा, लेकिन वो देख लिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गला अखिलेश यादव का चुनाव के आगामी परिणामों की आशंका से सूख रहा है। और जब ये बोलते हैं कि चुनाव अब नहीं होंगे, तो जो बचे खुचे भी लोग हैं वो भी इनके खिलाफ जा आगे वो ये कह रहे थे, मतलब कि आपने देखा कि बंगाल में इलेक्शन कैसे जीते, तो मतलब वहां गड़बड़ी करा के जीते। फिर वो उन्होंने कहा, आपने देखा कि अपने जहां कोई बाई इलेक्शन, उन्होंने कहा बाई इलेक्शन हारे, जैसे रामपुर में भी हुआ तो रामपुर में जीत गई। उन्होंने ये सब जीते तो एक बार यूपी इनके हाथ में आ जाएगा। तो अभी तो हमने रोक लिया इनको यूपी में पिछली बार, तो हम अगली बार यूपी में नहीं रोक पाएंगे। ये मेरे ख्याल से उनका आर्गुमेंट है। और फिर उसके बाद दिल्ली वाले जो चाहेंगे वो वही करेंगे। जी सर। हमारे यहाँ मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा हेट स्पीच क्या हो सकता है? ये आपराधिक बात क्यों नहीं हो सकती है? ये कहना कि यदि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई तो तुम वोट देने का अधिकार खो दो, ये उकसावे की कार्रवाई के अलावा और क्या है? इस पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? जब हम ये कह देते हैं, कल तो ये कहा जा सकता है ना कि ये आदमी पाकिस्तानी है। कल ये भी आकर के आदमी कोई बोल सकता है कि अखिलेश यादव, कोई तथ्य नहीं है, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, अखिलेश यादव के पास कोई तथ्य नहीं है कि चुनाव नहीं होगा जी, आने वाले वोट नहीं देंगे। लेकिन यही तर्क लेकर के और यही भावार्थ लेकर के कोई कहे कि अखिलेश यादव पाकिस्तानी एजेंट है, कोई ये कहे कि ये अखिलेश यादव जो है ISIS के साथ मिला हुआ है और भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर ये पूरा का पूरा जो है ये मुसलमानों का सत्ता लाना चाहता है, ये भी तो कल से जाकर के कैंपेन चलाया जा सकता है ना। आप कह रहे हैं कि दोनों ही इतनी अतार्किक बातें होंगी अगर ये कही जाएगी तो? अतार्किक ही है, ठीक, अतार्किक ही है ना। यदि कल से ये कहा जाए कि अखिलेश यादव के होने का मतलब कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का सफाया हो जाएगा, वही स्थिति होगी जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का हो रहा था, वही स्थिति होगी जो ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं का हो रहा था बंगाल के अंदर। अखिलेश का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब अखिलेश, दोनों समानार्थी हैं। ये भी तो कैंपेन चलाया जा सकता है जो अखिलेश जैसे चला रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को सूझे तो मैं एक ही कहूंगा कि ये मुसलमानों के गठजोड़ और मुस्लिम सत्ता, उसके लिए बांग्लादेश का जितने जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है उसकी वीडियो लगा करके पूरे गांव भर में, देहात भर में चला दे जरा सा, और तब ये बताए सारे दर्शकों को कि मुसलमानों के साथ सत्ता में आने का मतलब क्या हो। क्या होता है? आप उदाहरण देते देते सुझाव देने लगे। नहीं सर, मैं तो सुझाव नहीं दे रहा हूं, को ऐसे कर लेना, मैं तो उदाहरण नहीं दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को। 2024 के लोकसभा, पश्चिम बंगाल का अखिलेश यादव जिक्र कर रहे थे, 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की 29 सीटें आई थी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 12 सीटों पे आके सिमट गई थी। और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 208 पे पहुंच गई और ममता बनर्जी 80 सीटों पे आ गई थी। उसके बाद भी पार्टी टूट कर चली गई। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2017 के प्रदर्शन के आसपास पहुंचने वाले, जो 47 सीटें मिली थी 2017 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में, 100 का आंकड़ा भी अगर अखिलेश यादव टच कर ले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अखिलेश यादव। इस बार 100 भी टच नहीं करेंगे अखिलेश यादव। जब नोट करके रख लीजिए, इस चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, आंधी की तरह उड़ने वाले अखिलेश यादव चुनाव के अंदर योगी के सामने। अखिलेश यादव का 5 साल का काम काज 2012-17 का, और अखिलेश और योगी आदित्यनाथ का 2017 से लेकर 2027 का काम अगर देखेंगे तो अखिलेश कहीं नहीं टिकेंगे। आता हूं सर उस पर, अभी एक दो खबरें और बता करके आपको बताता हूं। आप उस पर कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं केवल इतना से कह रहा हूं कि ये बात ठीक है कि अखिलेश जी को डर लग रहा होगा कि कैसे विधानसभा चुनावों में उनकी स्थिति क्या है, नहीं है। जो हर्ष जी ने कहा कि डर सबको लगता है, गला सूखता है, ये बात सही हो सकती है, नहीं हो सकती मुझे नहीं पता। अभी उत्तर प्रदेश में कमजोर स्थिति में है, वो ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आप 2024 को याद कीजिए। आप मान रहे हैं ऐसा कि वो कमजोर? नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं तो गया नहीं, तो मैं कमजोर और मजबूत की बात ही नहीं कर रहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, सर ने कहा था कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन आपने उसको, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि
दिमाग से होता है। मैं ये कह रहा हूँ बात कि जो उन्होंने बात कही है कि ये चुनाव नहीं होंगे, इसको तार्किक को छोड़िए, पॉलिटिकल मैसेज ये वैसा का वैसा है जो 2024 में उन्होंने दिया था कि संविधान से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, और उसका क्यों मजबूत दिख रहा है ये पक्ष? जिस तरह से पार्टियां अभी टूटी, ममता बनर्जी की पार्टी जिस तरह से टूटी कि 80 में से 60 एमएलए टूट के चले गए, एमपी टूट के चले गए, आम आदमी पार्टी टूट कर चली गई, शिवसेना टूट कर चली गई और वो संख्या 300 से 360 पर पहुंचने की तैयारी हो रही है। तो ये मैसेज अगर सिमर हुआ, मैं आपको याद होगा 2024 के चुनाव में भी मैंने कहा था कि वो मैसेज बड़ा मैसेज है कि संविधान बदलने का मैसेज नहीं है, संविधान बदलने के बहाने आरक्षण खत्म करने की बात है। तो ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा गंभीरता से उतना ही पोटेंशियल है, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जितने डेवलपमेंट हुए हैं वो उनके इस बयान को सपोर्ट करने में मदद करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट करेंगे ये नहीं करेंगे। आप अखिलेश जी की पार्टी है वो इसको अभियान के तौर पर कैसे चलाते हैं और कितना कन्वे कर पाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल दम है इस बात में दम है, इसको ऐसे खारिज नहीं कर सकते। मैं दम मतलब ये नहीं कि सच है, दम मतलब ये कि एक पॉलिटिकल मैसेज के तौर पर। हाँ, ठीक है, एक लाइन अब जोड़ देना चाहते हैं। देखिए 2017 का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी जब कोई चेहरा नहीं था, तब भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट बड़ा मैंडेट था जी। 21 का मैंडेट उससे कम मैंडेट हुआ, 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट कम हुआ। तो अखिलेश यादव को हल्के में लेकर के कि अखिलेश यादव पूरा साफ होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी गलती ना करे। इसमें गजब की बात और सोचिए आप, वो बंगाल का उदाहरण नहीं दे रहे हैं जिसके बारे में वो भी कह चुके हैं कि बंगाल का चुनाव चोरी हुआ, और वहां तो ममता जी सत्ता में थी, तब भी वो कह रहे हैं कि बंगाल का इलेक्शन चोरी हो गया। अपील नेता करता जनता से ही है, आज भी वो जनता से कह रहे हैं कि जनता से कह रहे हैं इनको हराओ। भाई इसका मतलब ये ना कि जनता के पास पावर है, इसका मतलब ये ना कि जनता के पास वोट भी है और वो जिसको चाहे वोट देकर के जिता सकती है और जिसको चाहे वोट देकर के हरा सकती है। तो इसमें वो एक, मैंने तो इसमें ये भी पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि हाँ भाई चुनाव तो ठीक ही होगा, चुनाव में गड़बड़ नहीं हो सकती, अगर तुम चाहोगे तो चुनाव में गड़बड़ नहीं होगी। तो फिर ये भी बात अच्छी बात उन्होंने कह दी। आपने कांग्रेस का वो कल डिस्कस किया था क्या, सोनिया जी का लेख? नहीं, फिर आ गया था एक लेख कल आ गया था, लेकिन हम कल अयोध्या पर ही सारी चर्चा हो। पता नहीं सर, ऐसे मैं भी कल ही लौटा और कल ही लेख भी आया, तो गाजा पे लेख लिखा सोनिया जी ने। लेख लिखने आपकी राय तो नहीं रही होगी इसमें। गाजा पे फिर एक लेख आ गया है, अब गिनती करनी पड़ती है। जैसे ट्रम्प ने कितनी बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, अब ऐसे गिनती करनी पड़ती है कि ये भूल गए लोग कि कांग्रेस में अखिलेश जी ने, माफ कीजिएगा, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने कब कब गाजा की बात की। इस पर वो लेख पोस्ट भी किया राहुल गांधी जी ने कल। बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही, तो कांग्रेस की अपनी अलग तैयारी है। अभी आपने देखा होगा एक रिस्ट्रक्चरिंग की है कांग्रेस ने अपने यूपी की थोड़ी बहुत टीम में। उन्होंने अपने प्रभारी जो थे सर वो क्या बदल दिए, हाँ बदले नए प्रभारी लगा दिए। अविनाश पांडे की जगह उन्होंने अपने जो इनके एससी मोर्चे के अध्यक्ष थे गौतम साहब, उनको बना दिया, उनको जो है प्रभारी बना दिया। तो दलित प्रभारी बनाया है और गाजा पे लेख आ रहे हैं, तो मतलब यूपी का चुनाव हो रहा है, ऐसे ही तो समझा जाएगा ना। क्यों? बिल्कुल। और सोनिया गांधी तो मतलब गाजा पे तो उनका मतलब फेवरेट। नहीं, ये दलित मुस्लिम पर फोकस है। हाँ, यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भाई दलितों को लिया जाए, मायावती के वोट बैंक को लिया जाए, और राहुल गांधी का तो पूरा फोकस, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कोशिश की थी, राहुल गांधी जिस तरीके से पिछड़ों की लगातार बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई मुसलमान तो हमारे साथ हैं, मुसलमानों को तो हमने जोड़ दिया अपने साथ, मुसलमानों के साथ अगर ओबीसी और दलित भी अगर जुड़ जाते हैं तो ये हमारे लिए विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का जो उत्तर प्रदेश का परिणाम आया था कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर समेट गई, अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत गई, कांग्रेस 6 लोकसभा सीट जीत गई, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के बाहर निकलेगी, वो 6 सीटें जीत जाती है। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि भाई हम 6 सीटें अगर लोकसभा जीत सकते हैं तो हम 60 सीटें विधानसभा भी जीत सकते हैं इस आधार पर। तो वो कोशिश वही है अखिलेश के साथ मिलकर दलितों को अपने साथ लाने के लिए। लेकिन इतने समय से अविनाश पांडे वहां काम कर रहे थे, 8 महीने पहले अपने प्रभारी बदल दिया। 8 महीने में प्रभारी क्या करेंगे? पहले पार्टी का स्ट्रक्चर तो मजबूत करते हैं, सब जगह जिलाध्यक्ष तो नियुक्त करते हैं आप, एक प्रभारी बदलने से क्या होगा? ऐसे ही आपने किया था जब प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाकर भेज दिया था, तब उन्होंने नारा दिया था लड़की हूं लड़ सकती हूं। क्या कर लिया था प्रियंका गांधी ने? संगठन है नहीं, नेता आपके पास है नहीं, सिर्फ प्रभारी बदलने से परिणाम थोड़े बदल जाते हैं। ठीक। एक बयान, एक और मजेदार बयान यूपी में ही मिला अरविंद केजरीवाल जी का। वो कहे थे
राम मंदिर वो गए थे, मेरे ख्याल से वो इससे एक बार पहले भी जा चुके हैं राम मंदिर, तो वो कल एक बार फिर राम मंदिर का भी तो मौका भी है, सब कुछ है, दर्शन किए उन्होंने जाकर के। नानी को नाराज करके गए थे वो। हाँ, वो नानी वाला बयान भी चल रहा है, पुराने वाला। नहीं, पिछली बार तो चंपत जी से वीआईपी पास के लिए उन्होंने कहा था, तो दर्शन। मजाक करें सीरियसली? नहीं सीरियसली, उसके बाद फोटो खिंचाई थी चंपत जी के साथ बाहर आके। आप अरविंद केजरीवाल ने? हाँ, फोटो है भाई। अच्छा, खैर वो अब कल गए, तो कल जाकर के उन्होंने फिर जो कहना था वो सब बातें। फोटो है, आप मतलब क्यों ऐसे चौंक क्यों? अच्छा, ये परिवार के साथ फोटो है अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद जी, चंपत राय जी के साथ, चंपत जी के साथ खड़े फुल परिवार के साथ गए थे। ये अच्छी फोटो है, इसमें भगवान मान जी भी हैं। वीआईपी दर्शन के लिए उन्होंने चंपत जी को ही फोन किया। खैर नहीं, मजाक नहीं, ये तो पहले होता ही था, हर आदमी यही करता था। नहीं, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ आजकल। हाँ, आज उन्होंने जो बयान दिया वो योगी जी का बयान दिया, और बयान देखिए कितना मजेदार है बयान। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, योगी जी को महाराज जी का, महाराज जी आप इन चोरों को मत बचाइए, ये आपका भी नुकसान कर देंगे। मतलब योगी जी उनकी वोकैबुलरी में महाराज जी आ गए, वो महाराज जी भी हैं और योगी जी दोषी भी नहीं है, योगी जी पे कोई दाग नहीं है। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। तो योगी जी कह रहे हैं महाराज जी आपको हटाने के पीछे पड़े हुए हैं ये सब चंदा चोर। नहीं, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, और योगी जी को हटाने के पीछे कौन पड़ा हुआ है, ये मतलब कोई संजय सिंह, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और केजरीवाल जी भी बीच बीच में, ये लोग किस तरह से कोशिश करते रहते हैं सबको दिखता है। योगी जी की सरकार पर सबसे ज़्यादा हमला, मतलब एक तरह से कहें तो संजय सिंह ही करते रहे, वो तो सब में योगी जी को ही करते हैं, जबकि योगी जी कोई लेना देना नहीं, योगी जी ने तो कोई गड़बड़ की नहीं है। सवाल यहां यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल उस राजनीति को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे अब उनका कोई भरोसा ही नहीं है। भाई अब उनकी बात कोई मानता नहीं। एक समय वो कहते थे सब मिले हुए हैं जी, एक समय वो कहते थे फलाना चोर है, तो लोग मान लेते थे, कह रहे तो बड़ा ईमानदार नेता है। अब जब आपके ऊपर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हों, आपकी पार्टी के नेता खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हों, जब दिल्ली से आप बुरी तरह से जनता द्वारा खारिज किए जा चुके हों, तो फिर ये बात चलती नहीं है। और अभी तो मतलब भगवंत मान साहब पे बेअदबी वाला मामला है ही है। हाँ। तो कोई कमी तो कसर तो है नहीं, सर्वगुण संपन्न है इस वक्त। तो फिर जब वो कहते हैं तो उसका प्रभाव नहीं होता। और जहां तक रही योगी आदित्यनाथ जी को महाराज जी के, तो उनको तो दिन भर सब महाराज जी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है, एक आदमी करे या ना करे। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले में नो नॉनसेंस पर्सन हैं। वो स्वयं किसी भी तरह की कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ को कल सुबह हटा देंगे कि परसों हटा देंगे, वो तो उसी को 2 साल से कह रहे हैं, बस उसी को करने की कोशिश है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आजकल वरिष्ठ पत्रकार कुछ कह देते हैं तो उनका प्रभाव भी होता है और सच्चाई भी होती है अक्सर। एक खबर पड़ी मेरे सर, अब कितनी सच्चाई है बताइए आप लोग। एक ने लिखा था देश में 4 मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं, अब मैं नाम नहीं ले रहा राज्य वालों। 4 हिस्सा क्या पढ़े होंगे आपने शायद वो बयान पढ़ा। अरे हाँ, मुख्यमंत्री बदलने। हाँ, 4 मुख्यमंत्री बदले। सर क्या फालतू खबर, देश में कुछ चल रहा है ऐसा? सर वो उसमें यूपी का भी जिक्र है। देखिए एक तो मैं एक बात कह देता हूं, चलिए कहानी कुर्सी की है, तो ऐसा लिखने वालों के पिछले 4 साल 6 साल 10 साल में एक उनका तुक्का सही लगा हो तो उसको भी आप सही मान लीजिए आज तक। और एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी युग में कुछ पता नहीं चलता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 4 मुख्यमंत्री बदले जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री क्या ऐसे कह के बदले जाते हैं क्या? और जब बदलना होगा तो बदल दिया जाएगा, तब उस दिन खबर आएगी और हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। ऐसे बताइए किसी प्रदेश में ऐसे हालात बने हुए हैं क्या? किसी प्रदेश में नहीं है। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं। मध्य प्रदेश की हालत बहुत बुरी है। इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री वहां पर जो है इस समय, जिसका पूरी इतनी छप चुकी है, स्थिति खराब है। लेकिन मजबूरी है कि यूपी के चुनाव है तो मोहन यादव हट नहीं सकते, यूपी चुनाव तक बने रहेंगे। स्थितियां बहुत बुरी है, गोवा की हालत बहुत बुरी है। जिस हिस्से के गोवा चल रहा है, हो सकता है 8 बरे बाद चुनाव है, गोवा के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं वहां से प्रमोद सावंत को। स्थितियां खराब है, विपक्ष इतना कमजोर है कि वहां विपक्ष लड़ने की स्थिति में नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। आप कह रहे हैं ऐसा हो सकता है? आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अभी तो फिलहाल। अब खैर उन्होंने समीर जी ने भी एक राइडर लगा ही दिया, ब्रेक का समय होने ही वाला है। तो यूपी चुनाव तो समीर जी ने भी राइडर लगाया ही यूपी चुनाव। मैंने इसलिए सवाल थोड़ा बदला कि क्या ऐसी किसी हालात बने हुए हैं क्या कहीं?
मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। विजय जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई लोग जिनका आपने जिक्र किया उनमें से कई लोगों ने लिखा मैंने किसी का जिक्र नहीं किया। नहीं, मतलब जिस रेफरेंस की बात आप कर रहे हैं उन लोगों ने ये भी लिखा कि 27-28 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल होने वाला, वो प्रधानमंत्री जी सेशल्स में ऐसा करने वाले हैं, मुझे जानकारी नहीं थी। और प्रधानमंत्री सेशल्स नहीं, उन्होंने तो बाकायदा पोर्टफोलियो भी बांट दिया था। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और बुरी खबर ये आई है, एक पत्रकार तो ऐसे हैं जो अब तक पता नहीं 25 बार गिरा चुके हैं हाँ, सरकार। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं, वो तो जब जिस वो तो हम लोग यहाँ मजाक नहीं, हर खबर डिस्कस कर ये मुझे समीर जी ने बताया था, पता नहीं क्यों वो सार्वजनिक नहीं बता रहे हैं। वो जिन पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, जिस दिन वो सुबह मतलब सो के उठते हैं जब और लड़खड़ा गिर पड़ते हैं, उसी दिन लिख देते हैं सरकार गिर गई। ये क्योंकि वो खुद को सरकार मानते होंगे। आपको अंतर्राष्ट्रीय बातें बता दें, खबरें बता दें, दुनिया के हालात बता दें जो कभी सांस लेती है और फिर अस्थमे में चली जाती है। या तो लड़ लो या खत्म करो। समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप की अमेरिका और ईरान आपस में चाहते क्या है। कल लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था तो लगा कि चलो अब शांति होगी और अब पक्का रास्ता निकल गया, क्योंकि ये कांटा बचा था, इसको भी निकाल दिया ट्रंप ने। लेकिन दुनिया की इस उम्मीद पर पारमी फिर गया। ईरान और अमेरिका की सेना एक दूसरे पर फिर हमले करने लगी। शुरुआत हुई थी सिंगापुर के एक कार्गो शिप पर हमले के साथ, जिसका इल्जाम ईरान पर लगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने IRGC पर इस शिप को टारगेट करने का आरोप लगाया और ईरान ने कहा कि वो शिप हमको बाईपास करके गुजर रहा था, मतलब हमको बिना बताए, हमारी बिना परमिशन के गुजर रहा था। और इसके बाद अमेरिका ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हब्स को मिसाइलों से निशाना बनाया और जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। फिर अमेरिका ने पलटवार किया और ईरान के सीरिक शहर पर हमला कर दिया। मतलब ये कि ईरान और अमेरिका कागजों पर सुलह की बातें कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालात अभी भी बम बारूद वाले ही हैं। इस बीच ट्रंप का एक पोस्ट आया, वो भी देख लीजिए, और इस बार उन्होंने बड़े सख्त लहजे में ईरान को चेताया है और इस बार उनकी वार्निंग को गंभीरता से लेने की जरूरत भी है, क्योंकि अपनी तरफ से वो आदमी मानता है कि मैं तो डील कर चुका और डील को ये ईरान मान नहीं रहा है, तो अब मैं कुछ करूंगा। तो वो लिख क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज, जो हमने आपको बताया। फिर वो लिखते हैं कि इट इज वेरी पॉसिबल दैट दे विल नेवर लर्न, ये बहुत मुमकिन है कि ईरान कभी नहीं सुधरेगा। एंड वी मे बी देयर मे कम अ पॉइंट व्हेन वी नो लॉन्गर बी एबल टू वेयर वी नो लॉन्गर एबल टू बी रीजनेबल, फिर हम भी जो है रीजनेबल नहीं रह जाएंगे। एंड वी विल बी फोर्स्ड टू मिलिटरीली कंप्लीट द जॉब दैट वी वेरी सक्सेसफुली स्टार्टेड, और फिर हमें जंग के जरिए ही, सेना का इस्तेमाल करके ही वो काम जो है उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अरे आप इस खबर पर हम लोग आपको अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीशेल्स की यात्रा पर हैं, कुछ वहां वो कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सेंटर की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी की जा रही है। हमारा विश्वास है कि यह सेंटर आने वाले समय में सेशल के युवाओं के कौशल, रोजगार और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। कोविड के मुश्किल समय में वैक्सीन की आपूर्ति से हमने एक मित्र के रूप में अपना दायित्व निभाया। आज जन औषधि पर किए गए MOU से सेशल के लोगों को क्वालिटी और एफोर्डेबल मेडिसिन्स उपलब्ध कराने में सहयोग मिलेगा। हम कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से सेशल की मेडिकल केयर को और सशक्त बनाने के प्रयास करते रहेंगे। ऊर्जा और क्लाइमेट एक्शन में भी हमारा सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। सेशल्स में के दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और उनका संबोधन आप थोड़ा सा भी हमने आपको सुना। मैं आपको वॉर का अपडेट दे रहा था, तो वॉर में ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब अगर हमने हमला किया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया में नहीं, नक्शे पर रहेगा नहीं। फिर वो ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से ये कहा गया कि IRGC फुल फ्लेज्ड वॉर की तैयारी कर रही है और ईरान की शर्तें माने बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरने दिया जाएगा।
فرزندان غیرتمند شما در نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت 2 الی 3 بامداد امروز یکشنبه 7 تیر ماه با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپاد به سوی 8 زیرساخت مهم ارتش کودککش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین آنها را منهدم کرد. तो वो बता रहे थे कि हमने आज और कल के मतलब ये पिछली रात जो है कहां कहां अमेरिकी ठिकानों के ऊपर हमले किए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने भी सांस ली थी, जहाज निकलने लगे थे, तेल के दाम इसीलिए कम हो गए थे। अब कल तक मैंने चेक किया $72 पर पहुंच गया था, मतलब जंग से पहले के हालात से भी बेहतर हो गया था। अब पता नहीं फिर क्या हाल होगा। ईरान वहां कह रहा है कि कंट्रोल हमारा है, और ये समझौते में पता नहीं इसकी ये शर्तों में अमेरिका ने माना या नहीं माना। दावा तो यही करते थे ट्रंप की अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री रहेगी, इंटरनेशनल वाटर्स है, और ईरान ये कहता रहा कि ना तो ये फ्री है और ना ये इंटरनेशनल है, हमारे कब्जे में है, हमारी एरिया में आता है और हम पैसा भी लेंगे इसलिए। और अब वहां मैं रिपोर्टिंग देख रहा हूं, और एक चैनल की ईरानी वो रिपोर्ट कर रहे थे कि यहां पूरी तरीके से अब जो भी जहाज गुजरता है वो हमसे परमिशन लेकर के गुजर रहा है, क्योंकि एक जहाज ने अपने आप जाने की कोशिश की थी और उसके साथ क्या हुआ आपने देखी। مسیری غیر از مسیر تعیین شده جمهوری اسلامی ایران در آبهای جنوبی خلیج فارس قصد گذشتن داشتند، از صبح امروز بر شمار متقاضیان عبور از جنوب جزیره هرمز برای ورود و خروج به تنگه هرمز و خلیج فارس افزوده شد. این نتیجه همان شعرخوانی فرمانده نیروی دریایی سپاه بود و قولش که امروز دیدیم. اما ارتش تروریستی و کودککش آمریکا دیشب پس از اخطار نیروی دریایی سپاه دیگر بار چون دزدان دریایی به سواحل و ساحل نشینان حمله برده، دکل مخابراتی را در شهرستان سیریک هدف قرار داد. ما با اذیت و آزار دزدان دریایی در تاریخمان آشنا هستیم. सर अब तो मैं भी शर्मिंदा सा हो गया हूँ बार बार ये सवाल पूछ के कि क्या हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जंग फिर हो गई है या ये भी फिर टेम्परेरी फेज है? नहीं, ये भी टेम्परेरी फेज है, लेकिन ये ईगो हसल है एक तो। दूसरा, जब परसों 4 दिन पहले जब साइन हुए थे, ट्रंप साहब ने किए थे और पेजेश्कियान ने किए थे, तब भी मुझे थोड़ी सी आशंका थी कि जो असली मसला है पेजेश्कियान और ईरान को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ये जो IRGC कर रहा है, मतलब राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति ने साइन किए, वो ठीक है, वो एक राष्ट्रपति वो, दूसरे राष्ट्रपति वो, लेकिन राष्ट्रपति साहब की वहां चल कितनी रही है? वैसे ही जैसे लेबनान और इजराइल, हाँ वैसा कि वैसे ये लेबनान और इजराइल के साइन हो जाए तो उसमें हिजबुल्लाह उससे भी ज्यादा खराब स्थिति, क्योंकि IRGC बहुत ताकतवर और IRGC का पूरा सत्ता पर नियंत्रण है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में नहीं है, एक फर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह सरकार के नियंत्रण में, IRGC का सरकार पर नियंत्रण है पूरी तरह से। तो ये शांति नहीं चाहते, तो ये शांति नहीं चाहते, ये चाहेंगे तो अपनी शर्तों पर चाहेंगे ना, वो किसी भी तरह से। और होर्मुज का जब उनको एक बार ये लग गया कि ये तो हमारे कंट्रोल में रह सकता है, तो फिर क्यों उसको छोड़ना है? ये तो एक फ्रिक्शन पॉइंट ऐसा था जो लग रहा था कि कभी ना कभी इस पर तो या तो बात कर लें, क्लैरिटी कर लें, लेकिन ईरान एक भाषा बोल रहा था और अमेरिका दूसरी भाषा बोल रहा था, और उसी का नतीजा है जो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हो रहा है। और ट्रंप साहब को पहले तो सेनेट वाला डर था, वो भी प्रस्ताव खारिज हो गिर गया और उसमें हार गए, तब भी कोई बड़ा फर्क उनको नहीं पड़ रहा। अब वो पूरी तरह से ईगो की लड़ाई यहाँ पर हो गई है, लेकिन ये भी टेम्परेरी फेज है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि फाइनली तो पहुंचना ही पड़ेगा। अब वो कैसे कैसे पहुंचते हैं शांति के लिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन IRGC को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक ये लड़ाई। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब पाकिस्तान के DGM ने सफेद झंडा लहरा के फोन किया हमारे DGM साहब को, और उसके बाद हो गया सीज फायर हो गया, तो पॉज जबकि हमने कहा था, उसके बाद भी रात तक, अगले दिन सुबह तक छुटपुट ग्राउंड पर होता रहा था। तो हमको लोगों ने, जो जनरल साहिबान आते थे स्टूडियो में, वो ये बताते थे कि कई बार क्या होता है, ग्राउंड का जो लोकल कमांडर होता है उसको रिएक्ट करना पड़ता है नहीं, लेकिन किसी बात पर, या तो ये वैसा नहीं, बिल्कुल उससे बड़ा है ना, ये तो बड़ा मामला, ये वैसा है नहीं, उसको उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। बार बार ये कह रहे हैं और बड़ी आलोचना कर रहे हैं, आगे भी आलोचना करेंगे कि ट्रंप का ईगो, ट्रंप का बड़बोलापन, ट्रंप का वो क्या कहें, जैसे पुरानी वाली ट्यूबलाइट होती है जो चौक से जलती थी, तो वैसा जो उनका मेंटल बिहेवियर है। लेकिन
अभी जो ईरान कर रहा है और IRGC कर रहा है, ये जिसको कहते हैं ना कि आग से खेलने जैसा है, क्योंकि ये नहीं हो सकता है ना कि आपके पास एक चीज आ गई है तो आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आप उसको एक जगह जाके बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए रोज रोज ब्लैकमेल ही करते रहे। अब क्या हो रहा है, आपने सिंगापुर के कार्गो शिप को मार दिया, आप किसी के ऊपर भी गोली मार देते हैं, आप किसी के ऊपर भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब जहां पर ईरान खड़ा है वो एक ऐसी ब्लैकमेलिंग कर रहा है जो दुनिया के लिए, अब जिसको कहते हैं ना कि अब उसकी सहानुभूति खत्म हो जाए, असहनीय है, खत्म है वो। तो अभी तो खैर ठीक है, क्रूड $70 के आसपास ही, लेकिन जो स्थिति रहेगी इसमें क्रूड की कीमतें कितनी बढ़ेंगी ये ज्यादा बड़ा मसला नहीं, बड़ा मसला है कि फिर ये फंसेंगे। सहानुभूति तो खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी बताता हूं प्रोफेसर साहब की सहानुभूति ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं खत्म हुई। नहीं, देखिए बात है कि नहीं, वो लोग कहाँ तेल खरीदते हैं, वो लोग तो सीधे चले जाते हैं ना, उनके विदेश चले जाते हैं ना, कितना बड़ा मसला। अच्छा बोलिए, समझ गया आप, पुलिस। नहीं, देखिए इसमें अमेरिका की क्या गलती है, जो हम बात कर रहे हैं ईगो, ये ईगो का मामला नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, और जैसे कहते हैं ना कि जानवर को जब मनुष्य का खून एक बार आ जाता है ना दांत के नजदीक, तो बार बार वो उसी की तलाश में रहता है। उसको ये लग गया है, ये मुंह में खून लग गया है, और उसको लगता है कि ये तो हमारा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा ही है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका है नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, और इंटरनेशनल वाटर से गुजरने वाले जहाज को तुम्हारी परमिशन की क्या जरूरत है? सर, लेकिन अब तो उसने तय कर दिया ना कि भाई ये तो अब मान लिया, लॉजिकल बात कर रहे हैं। जो बात तो ये है कि अब उनको खून, आप जो कह रहे हैं वो सही बात है कि खून मुंह लग गया है, तो अब उससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति में फिर दुनिया को चाहिए एक्शन लेने के लिए ईरान के खिलाफ। अब अमेरिका ले रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया की सिंपैथी इसके पीछे ईरान के साथ आज के दिन में खड़ी होगी। इस मुद्दे पर खड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि अमेरिका युद्ध करता है तो वो कम से कम सिंपैथी है। सर, मैं तो पूछ रहा हूं, मतलब कौन है? यूरोप की सिंपैथी है, अमेरिका की सिंपैथी है, गल्फ स्टेट्स की सिंपैथी है? देखिए, कल तक किसी की नहीं है। देखिए, हर अब तो परेशान कर दिया उसने पूरी दुनिया को। मैं वही कहा, कल तक ईरान के साथ खड़ा होने वाले नाटो के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे जी। आज नाटो के देशों को ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं, लेकिन सिंपैथी किसकी है मैं आपसे कहता, मैं बताता हूं। वही सोनिया जी का जो लेख था, तो गाजा पे था लेख, लेकिन गाजा के बहाने फिर वो गई इजराइल पे कि आप इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है। तो फिर आगे उन्होंने लिखती हैं लेख में अपनी, वी आर स्लिपिंग फर्दर इनटू इजराइल स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट, हम इजराइल के ऑर्बिट में घुसते चले जा रहे हैं, और एट ए टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली पिवटिंग अवे फ्रॉम इट, दुनिया इजराइल से दूर जा रही है, हम इजराइल के नजदीक चलते जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिखती हैं कि वी हैव एलियनेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर हिस्टोरिकल एलाइज इन पैलेस्टाइन, ईरान हमारे हिस्टोरिकल एलाइज हैं, हमने अपने आप को इनसे दूर कर लिया, फिलिस्तीन से भी और ईरान से भी। और उसके बाद सबसे मजेदार बात लिखी, एंड द लार्जर मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में एक देश बता दीजिए जिसको इजराइल ने, ईरान ने न मारा पिछले 4 महीने। मिडिल ईस्ट के कौन और वो लिख रहे हैं कि जिससे प्रधानमंत्री ने कम से कम 3 बार 4 बार फोन पे बात नहीं की हो, यूएई से, जॉर्डन से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, जितने भी देश हैं वो सब ईरान से दुखी हैं। हम उन सबके साथ खड़े हैं, और हमने भी ईरान को दुश्मन डिक्लेयर नहीं किया। तो सोनिया जी लिख रही हैं कि हमने अपने आप को एलिनेट कर लिया है अपने हिस्टोरिकल दोस्तों से। जी समीर जी, अब देखिए, सोनिया गांधी से तो इसी लेख की उम्मीद थी। सोनिया गांधी ये तो नहीं कही कि नहीं भारत ने बहुत अच्छी विदेश नीति अपनाई है और भारत ने इस मामले में अच्छा दिया। सोनिया गांधी तो कांग्रेस पार्टी में किसी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा है ना सर, निश्चित रूप से। और लेकिन ये सोनिया गांधी और कांग्रेस का तो ये आधिकारिक स्टैंड है, जिस तरीके से गाजा को लेकर उनका हमेशा रहा है। प्रियंका गांधी गाजा को लेकर जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैग लेकर आती है, राहुल गांधी का जिस तरीके से बयान रहता है, मेरा तो ईरान और अमेरिका के मामले में कहना है कि इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा इजराइल खुश होगा। जो इजराइल चाहता था कि भाई इनके बीच में शांति समझौता ना हो, जिस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था कि भाई अमेरिका और ईरान ने मिलकर अपना समझौता कर लिया है, और मुझे लेबनान से बाहर निकलने के जिस तरीके प्रेशर अमेरिका कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि इजराइल को लग रहा है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अब ट्रंप को समझ में आया कि ईरान का अस्तित्व ही मिटाना
दुनिया के हित में होगा। और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प से वो कहेंगे कि देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये सुधरने नहीं वाले, इनको एक बार और इलाज की जरूरत है, आप तय करो, हम चलते हैं और फिर इसको खत्म करके आते हैं। अब ये तो कोई नहीं जानता है क्या करेंगे सर, लेकिन अब सबसे बड़ा समझते हैं सर, सबसे बड़ा समस्या ये खुमैनी साहब का तो 4 से 6 जुलाई के बीच में अंतिम संस्कार होने वाला था। अब लोग पूछ रहे हैं भारत, अब नहीं पूछ रहे हैं, किसी ने तो ये भी पूछा क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे, ये भी सवाल किसी ने पूछा, अभी बताते हैं आपको। युद्ध चलेगा तो वो कैसे होगा? युद्ध चलेगा तो वो हो भी नहीं पाएगा कार्यक्रम, तो वो कार्यक्रम ही नहीं होगा। खुमैनी साहब कहेंगे कुछ दिन रुक जाओ। अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक खबर दी, भारत की फॉरेन पॉलिसी पे भी बात कर रहे हैं हम, तो अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान है छोटा सा, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक तुम ट्रेड डील के बड़े करीब है, और जो मुलाकात हुई फ्रांस में भारत की प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रम्प साहब की, यही वाली, ये बड़ी अच्छी मुलाकात थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया उन्होंने। कहा ट्रेड डील के हम बहुत करीब पहुंच गए, ये भी उन्होंने कहा, इतना ही बहुत ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूं। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा भी जल्द भारत का होगा, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं। अगले साल के लिए We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the prime minister, the president did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the, last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India, and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year. कह रहे हैं ट्रेड डील के में लास्ट इंचेस जो हैं वो बचे हैं, लेकिन यही आदमी थे जिन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बस सेंटेंसेस में फॉलो कॉमा फुल स्टॉप ही बाकी हैं। तो अब इनकी बात पर कितना यकीन करें, बाकी वो कह रहे हैं कि हम ट्रम्प साहब का दौरा भी जल्द कराएंगे। हाँ, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, क्या ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आपकी ट्रेड डील शायद हो जाए बहुत जल्द? ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की क्या नाकामयाबी है कि आपके करोड़ों लोग जो गल्फ में रहते हैं, हमने उनकी चिंता की और ईरान के लिए हम उस तरीके से सिंपैथेटिक नहीं रहे जैसे कि कांग्रेस पार्टी शायद चाह रही है, लीडर पार्टी। देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि सोनिया जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी दशा से निकाल कर सत्ता में ला दिया था, भले वो मिलीजुली सरकारें थी, जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई, क्या अब सचमुच उनका कोई कनेक्ट पब्लिक से नहीं रह गया है? ये जिस मुद्दे पर वो लगातार विदेश नीति की आलोचना करती हैं और उनके केंद्र में, मूल में आलोचना के क्या होता है, गाजा है, मुसलमान है, वो अपना पॉलिटिकल वोट ईरान है। मैं इसीलिए मुसलमान सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ईरान तो छोटा हिस्सा है लेकिन मूल रूप से क्या है, मुसलमान है। अब उनको वोट बैंक के तरह दिखता है, लेकिन क्या उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई करंट नहीं है, इसको कोई रिसीव करने को तैयार? मुद्दा तो जब सामने वाला यानी पब्लिक ले तब होता है। दूसरा, जब वो कहती हैं कि नहीं हमारी विदेश नीति बड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर ये समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं सम्मानित हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग कह रहे हैं कि पॉलिसी, अगर वर्ल्ड पॉलिसी तय होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका है। दुनिया के बड़े नेता, अब चूंकि है क्या कि वो 2 पैमाना उन्होंने पकड़ लिया है, एक मुसलमान और दूसरा ट्रंप। दोनों का ही बिहेवियर, मतलब एक एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा कांग्रेस छोड़ के जाएगा कहां, उसके हिसाब से वो विदेश नीति को देख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत खराब असेसमेंट है उनका, उनके जो सलाहकार हैं उनकी पार्टी को गड्ढे में ले जाने में ये कर रहे हैं, और इस तरह के लेख, इस तरह के कमेंट, वो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक में लेख। आप पहले तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किसी फॉरेन पॉलिसी जानने वाले व्यक्ति ने लिखा होना, ऐसा मानता हूं मैं। ऐसे ही लोग लिखते होंगे ना, ऐसे ही लोग लिखते हैं। अब उसमें वो ये अभी सम्राट जी का भी मैंने लेख देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, सम्राट चौधरी जी का भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख देखा था, वो भी लिखा ही होगा किसी ने। नहीं, लेकिन ये कहना है कि हमने एलियनेट कर दिया है अपने इस हिस्टोरिक ऐतिहासिक दोस्तों को, जिसमें ईरान भी कह रही है और गल्फ के स्टेट्स भी कह रही है। इसको उल्टे तरीके से हम देखें, सोनिया जी जो कह रही हैं उससे, एक तो ये कि जो हर्ष जी कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ, क्या भारत का जो आम हिंदुस्तानी है या आम आदमी है वो इस पूरे इशू से कनेक्ट फील कर रहा है? अभी पहली बात, उसके लिए तो जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई है, जो भी है क्या कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, सोनिया जी की बात को सही मान लें तो क्या ईरान ने भारत को दुश्मन की तरह से रेस्पॉन्ड किया है? बिल्कुल नहीं। मतलब भारत क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम उसी पैमाने पर मानेंगे ना। यदि हमने उसको ठीक से नहीं किया तो वो दुश्मनी के तौर पर वो हमारे साथ वो तो अच्छा ही रहा। हाँ, तो वो अच्छा ही रहा है। तो इसका मतलब उस लेवल पर आपकी ये बात कहना ठीक नहीं है।
और गाजा को लेकर और दुनिया भर में जो चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या रही, क्या नहीं रही, और एक बैलेंस तरीके से वो पैलेस्तीन को लेकर भी, इजराइल को लेकर भी, सभी मामलों में कहीं पर किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष ले रहे। आप फॉरेन पॉलिसी जानते हैं, हमसे सबसे ज्यादा आपने कवर किया है विदेश मंत्रालय। मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, और लॉजिकल और फैक्ट पे पूछ रहा हूँ, ये आर्टिकल फैक्ट पे सही है क्या? नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, एक तो सही नहीं है, दूसरा इसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी आप कभी भी विपक्ष को आप वो कहते हैं ना लोहा गर्म हो तब आप कोई चोट मारे ना, अभी तो लोहा गर्म क्या, कोई इशू ही नहीं चल रहा जिस इशू पर, और भारत की भूमिका उस तरह से नहीं आई कि आप देखिए पूरे इस मसले पर हम कमजोर रहे होंगे क्या, जहां ज्यादा मजबूत होना चाहिए वहां नहीं होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष पर खड़े हैं, बल्कि उस पर भी आए कि भाई मल्टी अलाइन पॉलिसी पर हम लोग आ गए हैं, डिप्लोमेसी पर आ गए हैं, तो हमने सबके साथ थोड़ा थोड़ा जो भी कर सकते हैं वो काम किया है। मैं तो कह रहा हूं 3 देश सर, तीन यूनिट पकड़िए आप। हाँ, अमेरिका की आपको जरूरत नहीं है क्या? हमें है। रशिया को देखो, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे क्या? इजराइल की जरूरत हमें नहीं है, हमें है। हमारी सुरक्षा जरूरतों में बहुत मदद करता है, हमारी टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करता है। और क्या गल्फ के बाकी जितने देश जिनके ऊपर ईरान ने हमले किए उनकी हमें जरूरत नहीं है? हमारे करोड़ों लोग वहां पर रहते हैं। बिल्कुल। तो हम कहां गलत है? देखिए, हम कहीं गलत नहीं है। आपके यूएई में 40 लाख लोग रहते हैं, और आज के दिन में यूएई के साथ आप एक ढंग से रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई आपको मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। जैसे सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ हो रहा है, उसी प्रकार से यूएई के साथ आपके गठजोड़ हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक तौर पर। और पता तो ये भी चला है कि यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत सप्लाई करने के लिए तैयार है। अच्छा। अभी इसमें कि इस खबर में कितना दम है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये खबर निकल करके आई है। तो और अपने जो डिफेंस सिस्टम है वो भी शेयर करने के लिए तैयार है। तो इस गठजोड़ के लिए तेल का रिजर्व बना रहा है, वो आपके लिए तेल का रिजर्व बना रहा है। तो कहाँ न कतर से आपके संबंध खराब है, न बहरीन से आपके संबंध खराब है, न ओमान से आपके संबंध खराब है। मिडिल ईस्ट के यही सब तो देश थे, न सऊदी अरबिया के साथ आपके देश खराब है। ईरान के साथ भी इस युद्ध में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर हमारे क्राइसिस में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता होना चाहिए। हम ईरान के दुश्मन के तौर पर भी नहीं खड़े हैं। तो बस आप सोनिया जी के आर्टिकल को उनकी पॉलिटिकल मजबूरी समझा जाए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए यही इसीलिए लिखा गया है। थोड़ी महाराष्ट्र की खबर, थोड़ी बंगाल की खबर आपको देते हैं। कुछ और भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे जल्दी। पहले बात उद्धव ठाकरे साहब की करते हैं। ठाकरे साहब, जहाँ तक मेरी जानकारी में, क्योंकि 2-3 दिन नहीं था, वो शायद अलग अलग जगह दौरों पे जा रहे हैं। जो सांसद उनको छोड़ के गए, सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के बता रहे हैं कि ये देखिए ये गद्दार है। और ये भी उन्होंने कहा इसको बागी मत कहो, इनको ये गद्दार है। 6 सांसद 9 में से उनके लोकसभा के टूट करके चले गए थे। और अब तो मैंने देखा शायद वो अब कमर्शियल फ्लाइट से चलते हैं, कैटल क्लास में भी चलते हैं। तो उसकी तस्वीरें वगैरह भी आ रही हैं। एक तो तस्वीर ऐसी आई जिसमें वो और फडणवीस जी आजू बाजू बैठे। पहले तो यकीन नहीं आया मुझे, ऐसा हो सकता है चीफ मिनिस्टर बगल में नहीं थे, लेकिन आगे की दो रो में एक ही फ्लाइट में, एक तरफ आदित्य और उद्धव थे और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस थे। खैर एनीवे, तो ये अब वो खूब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल गुस्सा उनका होना वाजिब है, बिल्कुल। दूसरी टूट पार्टी के अंदर हो गई है। अब उनके विधायकों के भी बागी होने का खतरा बन रहा गया। लेकिन सांसदों के शिंदे कैंप में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें 20 में से 17 विधायक पहुंचे थे। लेकिन इसके बावजूद विधायकों में टूट की खबर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ये अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया, हालांकि कोई बात को मानेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं तोड़ रहे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, लेकिन इनके लोगों की नाराजगी है, ये हमसे संपर्क करते हैं। मूल रूप से हम सभी एक ही हैं, क्योंकि हम सभी शिव सैनिक हैं। इनफैक्ट संजय निरुपम खुद शिव सैनिक हैं, इससे पहले कांग्रेस में, तो उससे पहले शिवसेना में ही थे। कह रहे लोग तो हम एक ही हैं, विचार एक ही है सभी का। अब वहां पर लोग सांस नहीं ले पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अब विधायकों की बारी बता रहे हैं। यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी तरफ से कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हम लोग कोई अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे जी के विधायकों को लुभाने पटाने में लगे हैं, ये एकदम बकवास है। अब उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है उबाठा, उसके पूरे कैडर में असंतोष है, वो अपने नेतृत्व से नाराज है। इसी नाराजगी का एक प्रतिफल आपको दिखा जब उनके 6 सांसद निकल करके हमारे पास हैं। अब उनके बहुत सारे विधायक भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो हमारे संपर्क में हैं।
हमारे जो पार्टी के मुख्य नेता हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, वो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और जिस तरीके से वो शिवसेना का कामकाज कर रहे हैं उससे उबाठा के लोग बहुत प्रभावित रहते हैं। तो वो धीरे धीरे स्वयं हमारी पार्टी में आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विधायक आना चाहते हैं। कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, उबाठा का पूरा कैडर बड़े पैमाने पर इस समय हमारे पास आ गया है। अब जो थोड़े बहुत बच्चे हैं, जिसमें सारे योग्य लोगों को, उनको भी लिया जाएगा। कह रहे थोड़े बहुत लोग बचे हैं वहां पर, जितने लोग योग्य लोग हैं सब जो है ले लिए जाएंगे। क्या खबर समीर जी, बात सही है कि विधायक जा रहे हैं? मैंने सुना कि महाविकास अघाड़ी के मतलब एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस और इनकी सबकी एक संयुक्त बैठक भी बुलाई गई थी शायद, उसमें नहीं पहुंचे, बहुत विधायक नहीं पहुंचे, शरद पवार नहीं पहुंचे, काफी विधायक नहीं पहुंचे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम एक है कि नहीं कि अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लें। अभी 3 सांसद उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं, उसमें से खबर ये आ रही कि नासिक के जो सांसद है उनकी भी बातचीत हो गई है, वो भी राजाबाग वजह जाने की तैयारी में है, क्योंकि उनका लोकल इश्यू था। नासिक कैसरीगढ़ में अभी तक गए नहीं थे, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 2 ही सांसद बचेंगे, अरविंद सावंत और अनिल देसाई बंबई के। बाकी तो फिर सब जा रहे हैं। और विधायकों की जहां तक बात है, अब विधायक भी क्या करे, जो सांसदों की समस्या है वही विधायकों की समस्या है। बीएमसी आपके पास है ही नहीं, अब ठेका कहां से करेंगे? सरकार आपके पास राज्य में नहीं है, बीएमसी आपके पास नहीं है, केंद्र में आपके पास सरकार नहीं है। विधायक तो बीएमसी में ठेकेदारी करके पैसे कमाते थे, राज्य सरकारों में अपना काम करके पैसे कमाते थे। अब उद्धव ठाकरे के पास देने के लिए विधायकों के पास कुछ नहीं है, तो विधायकों तो आदत पड़ी हुई है ना कि भाई हमेशा से ठेकेदारी। तो अब मुझे लगता है कि वो सांस लेने की समस्या नहीं है, पैसा ना आने की समस्या सबसे बड़ी विधायकों के साथ है। तो मुझे लगता है कि वो जाने की तैयारी देख रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी उद्धव ठाकरे का जो व्यवहार है, इसमें दम कितना है कि अब टूट रहे हैं नहीं जाएंगे। इतने बड़े सांसद अगर गए तो फिर विधायकों को तो सबसे बड़ी चिंता होगी ना। सांसद तो फिर भी बहुत सारे चाहिए, 15-16 चाहिए, नहीं चले जाएंगे। 20 है ना इनके पास, 20 सांसद है और जाएंगे आने वाले समय के अंदर। आज नहीं जाएंगे, 3 महीने के बाद जाएंगे, ये तय है कि जाएंगे। लेकिन अगर लगता है आधे विधायक भी चले जाते हैं और वहां चुनाव होते हैं, तो क्या उद्धव ठाकरे की इतनी हैसियत है कि वो अपने विधायकों को जितवा कर लेकर आ पाएंगे? 6 विधायक आपको चलेगा, इस्तीफा दे दिया, विधानसभा के उपचुनाव होंगे वहां पर, तो उपचुनाव में तो वही जीतेंगे जो अभी उद्धव ठाकरे के विधायक है। तो जाना तय है। खबर ये भी आ रही है कि 17-18 कॉर्पोरेटर जो बीएमसी के, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में, क्या वो भी जाने वाले? तो उद्धव के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक समस्या उत्पन्न हो गई है। और इसके लिए खाली हो जाएगी उद्धव ठाकरे की पार्टी, बिल्कुल खाली होगी। उद्धव ठाकरे का व्यवहार इसके लिए जिम्मेदार है, जिस तरीके से लोगों से मिलते नहीं है। सॉरी मैं आपको आप सुनाता हूं उद्धव ठाकरे की बात। सांसदों के बागी होने के बाद उद्धव ठाकरे अब उन इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं जहां के सांसद थे और धोखा दे दिया। अब इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे पहले यवतमाल गए, वहां संजय देशमुख उन 6 सांसदों में से एक थे जो कि शिंदे गुट में चले गए। अब उद्धव ठाकरे ने संजय देशमुख पर गद्दारी का आरोप लगाया और कहा कि जब मैंने सांसदों की बैठक बुलाई थी तो संजय देशमुख ने कहा कि बेटी का रिश्ता फाइनल करने के लिए जा रहा हूं, तो आ नहीं पाऊंगा। उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि मैंने रात लिखने उद्धव ठाकरे, मैंने रात को फोन किया, मैंने कहा हो गया, बेटी का रिश्ता तय हो गया? उन्होंने कहा साहब हो गया। और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इनका रिश्ता कहां पर तय हो गया था। फिर वो रैली में संजय देशमुख का एक पुराना बयान सुनवा रहे फोन पर ऐसे, जिसमें वो कह रहे थे कि संजय देशमुख ने कहा कि उन्होंने अपनी मां से कहा था कि वो उद्धव गुट का मतलब उद्धव ठाकरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आज शिवसेना संकटात होती, माझी आई 83 वर्षाची होती, तिनं सुद्धा सांगितलं की शिवसेनेसाठी आपल्याला जायचं. थोडेसे गद्गद झालेले आहात, आईची आठवण काढून तर हो आता आईची आठवण आलेली आहे. मला सांगितलं होतं शिवसेनेला सहकार्य करायचं. आज मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी आईचं स्वप्न पूर्ण करताय म्हणून तुम्ही ठाकरे बरोबर राहिला. अब वो कह रहे हैं कि वादा किया था कि मैं ठाकरे के ही साथ रहूंगा और फिर भी चले गए। कोई बहाना बना के चला गया, कोई बच्चे की कसम खाई फिर भी चला गया। कसमें खिलाने की नौबत क्यों आई थी? और अब इससे कुछ हो जाएगा हासिल क्या त्रिपाठी जी? नहीं, ये सब मुझे लगता है कि आज के समय में हास्यास्पद ज़्यादा होता है। ये वीडियो अच्छा लगता जब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते, तब उनका एक नैतिक बल होता है, एक नैतिक आधार होता। जिस पार्टी के साथ फ्री पोल अलायंस में वो रहे
और उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए सिर्फ किस लिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो उद्धव किसको कहेंगे? आखिर उसको भी लगा होगा, उसको दिखा होगा कि बेहतर है तो वहां चला गया। और जब आप ऐसे रैली में या किसी पब्लिक में इस तरह से करने की एक सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं तो जनता सहानुभूति के बजाय आपको और कमजोर समझती है। एक दो लोग जो बचे हुए होंगे वो भी चले जाएंगे। कमजोरी समझती है, ये लाचारी दिख रही है। हाँ, लाचारी, मुझे लगता है लाचार, बेबस, तो जो 2-4 लोग और बचे वो भी चले जाएंगे। लाचारी दिखती है कि भाई जो उनका नेता है वो उतना उसके साथ खड़े होने के लिए कोई अब तो लोग खड़े नहीं आ रहे, तो ये कमजोरी दिखाई वादा करके जा रहे हैं। वैसे मैं तो ये 2 चीजें मुझे याद आई कि उद्धव ठाकरे जी ने क्या वादा किया होगा बाला साहब ठाकरे के साथ कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और दूसरी बात मुझे बाला साहब ने जरूर वादा किया था कि वो कांग्रेस के साथ में कि मैं बाला साहब ने कि मैं शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। और मुझे पता नहीं, मैं अभी हरजीत से हम बात कर रहे थे, हरजीत से बात हो रही थी तो वो बोले कि भाई माँ ने क्या कहा था बाद में वो भी तो बताते उनको। खैर वो अलग इश्यू है। लेकिन एक किस्सा में आपको एक छोटी सी बात याद आ गई। अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता होते थे। लाचारी पर आपने बात की ना, तो उन्होंने कहा कि बहुत बार होता है कि पार्टियों में आपकी जगह नहीं रहती, कमजोर हो जाती है, मतलब समय के हिसाब से कभी आपकी जगह है कभी नहीं है। तो बोले जो मजबूत नेता होता है ना वो कभी पार्टी की बैठक से आकर बाहर ये नहीं कहता कि उसकी नहीं चल रही। बोले चल तो वैसे भी नहीं रही होती है, लेकिन जिनके सामने खड़ा है वहां पर ये बताना कि उसकी नहीं चल रही, ये उल्टा और नुकसान करता है। ये स्थिति यहाँ पर और वो काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब ममता जी की खबर बता देता हूँ आपको, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू है सर। हाँ, मतलब वो जेटली जी ने ममता जी वाली खबर भी इंटरेस्टिंग है। विधानसभा चुनाव में हार हुई ममता जी, उसके बाद अब पार्टी टूट गई, सब कुछ हो गया। अब तो उनके लोगों ने उनको अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब ममता बनर्जी पहले शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 21 जुलाई को हर साल ममता बनर्जी एक शहीदी दिवस मनाती हैं। मुझे बहुत डिटेल नहीं मालूम वो किस प्रयोजन में होता है। शायद उनके लोग कभी किसी पॉलिटिकल आंदोलन में मारे गए होंगे, हाँ उसके लिए होता है। तो पार्टी के वक्त में, सरकार के वक्त वो उनका एक एनुअल डे है। जैसे शिवसेना वाले अब दोनों शिवसेनाएं जो है दशहरे पे रैली करती है, ऐसे ये इनका मेन डे है 21 जुलाई। तो अब इसके लिए समर्थकों के साथ फोन पर वो बात कर रही थी, छपी हुई खबर है। कुणाल घोष के थ्रू फोन पर कुछ पार्टी वर्कर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की। फोन पर वो 12 मिनट बोली और इस में उन्होंने ये दावा किया कि चाहे 5 लोग आए लेकिन मैं वो सभा करूंगी। अच्छा। अब ये भी सिमिलर वैसी खबर, वैसी बात कि आप कह रहे हो चाहे 5 लोग रह जाए। अरे क्यों आप ये कह रहे हो कि 5 लोग रह जाएंगे? और इस पूरे मामले में ट्विस्ट बागी गुट के नेता ऋतव्रत बैनर्जी के दावे से आ गया। ऋतव्रत ने जो वो असली टीएमसी होने का दावा करते हुए पुलिस से 21 जुलाई को उसी जगह पर रैली करने की परमिशन मांग ली है जहां पर इन्होंने मांगी है, सेम शिवसेना वाली प्रॉब्लम्स। लेकिन ये कहना कि हम 5 लोग भी रह गए तो हम क्या संदेश है? आपने कहा तो जरा संदर्भ में बता दूं। 21 जुलाई 1993 को राइटर्स बिल्डिंग पर जो प्रोटेस्ट हुआ था, राइटर्स चलो अभियान, और इसमें जो बड़ा रोचक है, फोटो वोटर आईडी कार्ड की डिमांड की गई थी, जिससे जो साइंटिफिक रिगिंग बंगाल के संदर्भ में होती थी, यानी कम्युनिस्ट जो साइंटिफिक रिगिंग करते थे, उसको खत्म करने के लिए फोटो वोटर आईडी कार्ड चाहिए। इसके लिए ममता जी ये मांग कर रही थी। और अभी पूरे चुनाव में देखिए हम लोग भी इस संदर्भ को भूल गए और इसी में 13 युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए। बताइए। और उसके बाद यह यानी फोटो वोटर आईडी कार्ड जो चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जो अभी कर रहे थे एसआईआर के जरिए, जिसका विरोध ममता जी कर रही थी, वही ममता जी कर रही थी जिसमें यह सब हुआ था। संदर्भ के लिए बड़ा जरूरी था। सर 5 लोग भी आएंगे लेकिन रैली तो होगी। अपनी कमजोरी साफ दिखा रही हैं। उनको ये भरोसा नहीं है कि बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, और इसका कारण भी है कि सत्ता जाने के बाद उन्होंने एक मार्च निकाला था, एक धरने प्रदर्शन पर बैठी थी, तो 500 से 1000 के बीच में कहा जाता है कि लोग वहां पर आए। अभी जो हुआ था ना, अभी हुआ था। और वैसे जब ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी और तब वो सड़कों पर निकलती थी तो 1000 लोग तो उनके पीछे होते थे, और सड़क के किनारे जो है खिड़कियों से झांकने वाले लोगों की कतारें लगी होती थी। तो सत्ता जाने के बाद अंतर तो आता है, और वही अंतर जो है अब जब पार्टी भी आपके हाथ से चली गई, सांसद भी आपके हाथ से चले गए,
आप जानते हैं कि पार्टी का हश्र क्या होने वाला है। आप पार्टी के अब सर्वसर्वा नहीं रह गए हैं। जो संगठन है वो कहीं और शिफ्ट कर गया है, लोग किसी और के साथ हैं, आपके नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं, आप इतने अनपॉपुलर हो गए हैं। इसी का पूरा इनकी लोकल बॉडी लेकिन अभी इनके पास है शायद। मैंने कहा ना, इसी का उपसंहार सामने दिख रहा है। उनको भरोसा नहीं है, उनको भरोसा नहीं है कि हजारों आदमी वहां पर जुट जाएंगे। और दूसरी बात, ऋतुपर्णा बनर्जी ने ऋतुव्रता बनर्जी ने जब वहीं पर किया है, तो आपको क्या लगता है सरकार किसको परमिशन देगी? सरकार ऋतुव्रता बनर्जी को ही परमिशन उस लोकेशन पे तो शायद उन्हीं को देगी, इनको कहीं और दे देगी, इनको फिर झगड़ा फिर होगा। तो इसलिए ये 20 दिन आगे की बात है। ये भी कौन टीएमसी का प्रमुख क्लेम करने वाला है, ये भी यहाँ से निकल कर सर दो आप कह रहे थे कि स्थानीय, तो लगता है अभी सायोनी घोष जी इधर चली आई, जो जिनको युवक कांग्रेस का युवक तृणमूल कांग्रेस का बना दिया था, तृणमूल छात्र चली आई इधर। 21 जुलाई को खैर असली टेस्ट हो जाएगा, बड़ा टेस्ट हो जाएगा 21 जुलाई। आगे दो खबरें हमारे सुरक्षा से जुड़ी हुई दो खबरें हैं, दोनों पर कल से मैं देख रहा हूं बहुत बयानबाजी और बहुत वो हो रहा है। अब देखिए साहब, ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे पॉलिटिक्स करने की कोशिश हो गई, और फिर मैं कहता हूं बेसिक रिसर्च के अलावा तो हम मेरे जैसा आदमी भी प्रोग्राम नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले भारत के 6 जाबाजों के नाम सार्वजनिक किए गए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये मोदी सरकार 1 साल तक इसने देश के शहीदों के नाम छुपाए, देश को अंधेरे में रखा, गुमराह किया, कहा हमसे कि हमारा तो एक भी कोई व्यक्ति हमारा जो है वो उसकी जान नहीं गई। रक्षा मंत्री ने संसद में कैसे ये बात कही थी। इसके बाद डिफेंस डिपार्टमेंट का, रक्षा मंत्रालय का बयान आ गया, नोट आ गया, और उन्होंने कहा कि ये बात सरासर गलत है, ये कहना कि हमने कभी स्वीकारा नहीं, हमने तो ये बात तभी स्वीकार ली थी 11 मई 2025, 10 मई को खत्म हुआ था जहां तक मेरी जानकारी है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब पॉज हुआ था। और 11 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते थे, जो लड़ाई के दौरान ये मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमारे 5 लोग शहीद हुए। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond. ये 11 मई का बयान है। कांग्रेस का कहना यह है कि ये नाम क्यों नहीं पहले बताए गए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये सबके हमारे शहीदों के नाम अब जो वॉर मेमोरियल है वहाँ हमेशा के लिए अंकित कर दिए जाते हैं, इनके नाम शायद वहाँ पर अंकित जो हैं वो हो चुके हैं। इसमें एक बात ज़रूर है कि रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था, उसमें ज़रूर उन्होंने एक सेंटेंस का ये कहा था कि हमारा कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सेना ही स्वीकार कर चुकी थी। जब लड़ाई के चौथे दिन स्वीकार ऑफिशियली कर चुकी तो ये बचा क्यों था, फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की गई? जी त्रिपाठी जी। देखिए, कई बार लगता है ना कि राजनीति में सत्ता पाने के लिए कुछ आप जब कर रहे होते हैं तो थोड़ा अतिरेक भी चलता है। कई बार ये भी चलता है कि आप थोड़ा झूठ बोल दें, कई बार ये भी चलता है जैसे 2024 में वो नाम है, सॉरी देखिए नाम, ये वॉर मेमोरियल पे नाम है। नहीं, नाम है, सबके नाम है, और दोनों का अंतर जरा समझना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सदन में बयान दिया था, वो जिस वक्त आरोप ये लगाया जा रहा था कि हमारे राफेल गिर गए हैं और उसमें लोग इसको दरअसल कांग्रेस पार्टी क्यों इतना झूठ अफवाह फैलाती है सेना के संदर्भ में, देश की सुरक्षा के संदर्भ में, ये सीधे सीधे सेना के मनोबल जुड़ा हुआ। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जो सैनिक थे, जो उनकी वीरता के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए, उसका रिकॉर्ड, और आपने तो बयान ही सुना दिया डीजीएमओ का बाकायदा। और ये भारत वो नहीं है भैया, भारत अपने सैनिकों को छोड़कर नहीं जाता है, भारत उनको छिपाता नहीं है, भारत उनको पूर्ण सम्मान के साथ रखता है। हमारे जब गलवान में 21 जवान गए थे जिस वक्त चीन के उनके उस लड़ाई में,
तो चीन ने अपने किसी जवान का जिक्र नहीं किया। वहां वीवो पर जाने क्या क्या तमाशा हुआ। भारत ने सबको ससम्मान एक एक सैनिक को, एक एक व्यक्ति को वहां तक पहुंचाया। और सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील और गंभीर मसले पर भी झूठ बोलती है, अतिरेक में वहां तक चली जाती है जो सीधे सीधे सेना विरोधी कृत्य है, सेना का मनोबल तोड़ने वाला कृत्य है। अरे आइए अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं। ये भी अजीबोगरीब सी खबर कई दिनों से चल रही है। ये खबर ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी ये खबर चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1 साल से बातचीत चल रही है, और जगह उसके जगह भी बता दिए गए कि कौन कौन सी बैंकॉक में हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है, तो हमारी वहां बात हो रही है। वही खबर दे दीजिए। तो 4 जगहों के नाम लिए गए कि यहाँ ये खबर दे दीजिए मुझे, ये इसके नाम बताने हैं मुझे कि क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत की, क्योंकि हमारा ऑफिशियल स्टैंड ये है कि अब पाकिस्तान के साथ टॉक्स एंड टेरर कभी नहीं होगी। दावा यह है कि 4 मीटिंग हो गई और मुलाकातें हुई लंदन में, दोहा में, थाईलैंड में, श्रीलंका में। खबर यह है कि सबसे लेटेस्ट और बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। खबर नहीं, सॉरी, चर्चा लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर। अब इसे ट्रैक डिप्लोमेसी कहते हैं सर, ज्यादा बताएंगे। और इसको तो ट्रैक 2 भी नहीं कहा जा रहा, ट्रैक 1.5 किसी ने लिखा, ये तो ट्रैक 1.5 है। अब किसी ने लिख दिया साहब कि आरएसएस के नेता है राम माधव जी, वो, हाँ सुनिए, कि राम माधव जी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, और उस कॉन्फ्रेंस वो भी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें भारत की तरफ से वो शामिल हुए। इसमें यूजुअली पुराने राजनयिक, डिप्लोमेट, सेना के अधिकारी, पत्रकार, कुछ नेता, ऐसे लोग शामिल होते हैं। तो उसमें कहा गया कि भाई भारत की तरफ से ये शामिल हुए थे। तो राम माधव जी ने इसका बिल्कुल डिनाई किया है कि ये खबर बिल्कुल गलत है, वो कोई ट्रैक 2 डायलॉग नहीं था, वो एक एनुअल साउथ एशिया डायलॉग था जो हर साल होता है, और उसमें मेरा जाना केवल एक वक्ता के तौर पर था, इससे ज़्यादा मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं था। फिर एक बहुत सीनियर एक डिफेंस जर्नलिस्ट हैं नितिन गोखले, उन्होंने तो पूरी डिटेल छाप दी कि ये सारी के सारी 4 जगह जो बताई गई, यहाँ जो भी बातें होती हैं, मतलब कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो हर साल होती हैं, और हर साल हमारी तरफ से भी कोई जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आए, दुनिया के कई देशों से उसके अंदर लोग आते हैं। तो ये कहना कि हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, तो आपने अगर कहीं ये खबर पढ़ ली हो कि पाकिस्तान से कोई भारत पीठ पीछे अब देश के बात कर रहा है, तो ये बात सरासर गलत है अभी तक। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले करीब 2 महीने से बात चल रही थी कि कतर के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, कतर के अंदर बात थी, और कतर तो बड़ा इसके मामले में बड़ा इनफेमस जगह है। सब जगह डायलॉग और डिस्कशंस जो है इस प्रकार का बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए जाना ही जाता है। और टच में तो हर देश का हर आदमी रहता है किसी न किसी के साथ। तो हमें भी थोड़ा सा शक हुआ था, ऐसा नहीं है? अच्छा, शक हो गया था? हाँ बिल्कुल हुआ था, हमें भी ऐसा शक हुआ था कि कहीं वाकई ऐसा चल रहा है कहीं, लेकिन हमें लगता था, भरोसा था कि प्रधानमंत्री ये ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इस मामले पर भारत सरकार बहुत स्पष्ट है। और जब दूसरी बात, जब भरोसा हो गया, नहीं, जब चूंकि नहीं, दूसरी बात, उससे बल कैसे मिला? बल इसलिए मिला क्योंकि जब अमेरिका के अंदर राम माधव जी का स्टेटमेंट आया, और साथ में दत्ता जी होसबोले का भी जब आया, तो मुझे लगा भी तो आ गया ना कि भाई बातचीत होनी चाहिए, सबसे होनी चाहिए। तो मुझे लगा क्या वाकई कहीं बातचीत ऐसी चल रही है क्या, सुगबुगाहट है क्या, जिसकी पृष्ठभूमि बन रही है? तो उसमें थोड़ा सा लगा, लेकिन ये खबर निकलने के बाद अब बहुत स्पष्ट हो गया आपको कि भारत कोई पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा। यही हमारी इच्छा भी यही थी। नहीं, अब राम माधव का नाम आएगा तो क्या राम माधव भारत सरकार की तरफ से बात करने जाएंगे या नरवणे बात करने जाएंगे? अगर राम माधव जी का भी नाम आया कि वो भी कहीं किसी मीटिंग मतलब ही नहीं कि नरवणे आ रहे और राम माधव का नाम आ रहा है, बात करनी होगी तो भाई भारत को डिप्लोमेट करेगा, कोई ऑफिशियल करेगा। राम माधव अगर जा रहे हैं तो राम माधव तो किसी भी स्थिति में बात की तरह से बातचीत की पैरवी नहीं कर सकते। और इस तरह के सोशल मीडिया पे बहुत खबर मतलब क्या यही होता है, ऑफिशियल एंगेजमेंट किए बिना दोनों देशों के लोग संबंध सुधारने पर कुछ बात कर ले। जो लोग मोदी सरकार के करते रहे उसमें राम माधव शामिल नहीं या एक चैनल ऑफ डायलॉग कम से कम बना रहा है, इसको ट्रैक 2 लेकिन देखिए एक बात, हाँ बिल्कुल, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब ही अनऑफिशियल है। इस वक्त क्या चल रहा है ऐसा कुछ? देखिए वो हमेशा ही चलता रहता है, इसको आप इस तरह से खंडन कर दें वो नो, बट स्पेसिफिकली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन 2 नेशंस। डिप्लोमेसी में हमेशा बातचीत चलती रहती है ट्रैक 2 की,
इसको आप मानकर चलिए। इसको खंडन सरकारें तब तक करती है जब तक कि औपचारिक कहीं पर प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच जाए, और राम माधव जी का नाम उसमें शामिल होने से ये बात ज्यादा पुख्ता होती है। उनके डिनाई करने से ज्यादा नहीं, डिनाई करने की नहीं कह रहा हूँ, डिनाई तो बाद में उन्होंने किया। नहीं, राम माधव जी का नाम आया इसलिए कह रहा हूं मैं। राम माधव जी संघ की तरफ से विदेश नीति के बड़े जानकार और बड़ा लंबा काम करने वाले लोग हैं। राम माधव अमेरिका में बहुत लंबे समय तक काम करते रहे। आप कह रहे हैं इसको डिनाई ना करें, मुमकिन है, मतलब सरकार। और नितिन गोखले डिजायरेबल है, डिजायरेबल तो अलग शब्द है, लेकिन मैं क्या है ये डिजायरेबल कि हम चाहे हमारी तरफ से कोई भी आदमी अनऑफिशियल कैपेसिटी में भी पाकिस्तान से देखो, नितिन को मैं जानता हूं, नितिन गोखले हमारे साथ ही काम किया, बहुत अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट है। मैंने उनको कोट किया। तो वो बहुत, और वो जेन्युइन बात करते, कोई ऐसा वो बात नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, और ये जो होती हैं एक्चुअली ये सेमिनार्स होती क्यों हैं? ये सेमिनार्स भी इसी प्लेटफॉर्म को जगह देने के लिए होती है। आपने डिजायरेबल का जवाब नहीं दिया। डिजायरेबल तो अब सरकार को पता होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा तब तक होती है जब तक कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं भाई, अगर पाकिस्तान को समझ में आ रहा हो कि हमें बात करनी है, पाकिस्तान जिस बुरे हाल में है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको दाना नहीं मिल रहा है, उसकी बदहाली है, और वो कहे, बहुत अच्छी बात याद कहे कि हम आतंकवाद नहीं करें, तो बात होनी ही चाहिए भाई। 2 देशों के सेकंड लूंगा और बस टाइम हो गया। हाँ, अब पाकिस्तान के हैंडल ये खबर उड़ा रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी जो चल रही है, इसमें भारत कह रहा है कि तुम अपना एयर स्पेस हमारे लिए खोल दो और हम तुम्हारा पानी खोल देंगे। इस नाम पे बताया जा रहा है ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जा रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान न इस औकात में है, ठीक है, न उसकी कभी स्थिति रही है कि वो भारत से शर्तों पर बात करे। हो सकता है कि वो चाहता हो, बहुत बुरे हाल में है भाई, कब तक चंदा देके, दान देके कृपा पे चलेगा। कुछ समय नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर, बहुत खबरें बात हुई। त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रभे साहब, आपका, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।